विजन की अगस्त मंथ की मंथली मैगजीन के 2 टॉपिक अब तक हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक था पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड जो सेकंड टॉपिक था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम डील करेंगे इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। आज हम इकोनॉमी के साथ डील करेंगे। तो इकोनॉमी के जो टॉपिक्स है उनका एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि किन टॉपिक्स के साथ हम डील करने के लिए जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक रहेगा वो इंडियाज़ कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप की हम बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम कंपटीशन अमेंडमेंट बिल आया है उसको जानेंगे। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है इंडिया का, क्या उसका स्टेटस है आज और इन फ्यूचर क्या स्टेटस रहने वाला है उसको देखेंगे। फिर हम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स को जानेंगे। डिजिटल टैक्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आरआरबीज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। गोल्ड माइनिंग इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जो कि क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स के अंदर इस बार सास के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास के बारे में बात करेंगे। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स के अंदर हम आ जाएंगे एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरसीज मार्केट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट के नए नॉर्म्स आए हैं उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन ओवरसीज मार्केट्स, तो इसके भी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और फिर ब्लू बॉन्ड्स की हम बात करेंगे एंड फिर आगे बढ़ते हुए हम अकाउंट एग्रीगेटर जो है उसको जानेंगे। उसके बाद में हम इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर कुछ नए प्रोविजंस आए हैं उनकी बात करेंगे। अटल पेंशन योजना को हम जानेंगे। ईएसआई स्कीम को जानेंगे। ईसीएलजी स्कीम को जानेंगे, ईसीएलजीएस। एंड फिर हम ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को जानेंगे। फिर हम एमपीडा के बारे में बात करेंगे, जैसे अपीडा होता है वैसे ही एपीडा की तरह ही एमपीडा होता है, उसको जानेंगे। फिर प्रोडक्शन ऑफ जूट को जानेंगे। उसके बाद उड़ान स्कीम के बारे में बात करेंगे कि क्या रहा, कैसी रही उड़ान स्कीम का अब तक का जो क्या स्टेटस रहा, उड़ान स्कीम जो है वो कैसी रही उसको जानेंगे क्योंकि 5 साल हो चुके हैं उड़ान स्कीम को। उसके बाद हम जिनेवा कन्वेंशन है जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसी तरह से फिर हम अमेंडमेंट इन इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे, इसके बारे में बात करेंगे। राइट ऑफ वे रूल्स 2016 के बारे में बात करेंगे। निपम के बारे में बात करेंगे। वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे। आजकल एक नया वर्ड चल रहा है, नया एक वर्ड है मून लाइटिंग जो नई टर्म है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या होता है मून लाइटिंग। एंड फिर हम कैंटिलन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। एंड कैंटिलन इफेक्ट के बारे में बात करने के बाद हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात करेंगे और इस तरह से हम इकोनॉमी को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक हमारे सामने रहेगा वो रहेगा इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप। तो कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप क्या है इंडिया का, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं हम। इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप किस लिए न्यूज़ के अंदर है, इसको यदि हम देखें तो अभी रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर जी की, ACPM, इन्होंने रिलीज किया है द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप ऑफ इंडियाज @100। तो किसके साथ मिलकर किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर किया है। तो इसमें क्या निकल के आया है, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस क्या होती है, वेयर डज इंडिया स्टैंड, और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है वेराइटी ऑफ द थिंग्स, लाइक एक लार्ज मार्केट शेयर हो, एक कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट हो, है ना, और एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज FDI इन्फ्लोज वगैरह सब चीज़ें हों। तो इन सेंस हम बोल सकते हैं एनी मैक्रो वेरिएबल विच कैन रिप्रेजेंट इंडियाज एबिलिटी टू कम्पीट ग्लोबली कैन रिप्रेजेंट इट्स कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि कम्पिटिटिवनेस इज सेंटर्ड अराउंड कंट्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो कंट्री की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसकी तरफ सेंटर्ड होती है आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट द इफेक्टिवनेस टू मोबिलाइज कंट्रीज असेट्स। तो कंट्री के असेट्स को किस तरह से मोबिलाइज किया जाएगा, इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर प्रोडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है। एंड फाइनली अवेलेबल लेबर फोर्स टू क्रिएट वैल्यू। ठीक है, तो लेबर फोर्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करेगा, अवेलेबल लेबर फोर्स वैल्यू किस तरह से क्रिएट करेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हायर वैल्यू क्रिएशन और एंड एबिलिटी टू इंगेज लार्ज शेयर ऑफ द अवेलेबल लेबर फोर्स इनटू द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, तो इन सभी चीज़ों के साथ हमारी कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी यदि ऐसा होता है। तो अभी देखा गया है कि हम 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये आप सभी को पता है। एंड काफ़ी अच्छा हमने एक तरह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है और सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी को हमने राइज किया है और सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के हुए उसके बाद में। तो इसी वजह से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए हैं। तो आगे इसमें बताया गया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्पिटिटिवनेस अब जरूरी है। ठीक है, अब तक हमने काफ़ी अच्छा किया और काफ़ी राइज करते हुए हम आए और काफ़ी कम्पिटिटिवनेस को हमने बना के रखा। इकोनॉमिक हमने रिफॉर्म्स जो किए 1991 में उसके बाद में, लेकिन अब है ज़रूरी हमें कि सस्टेन किया रखा जाए कम्पिटिटिवनेस को कुल मिला के। एंड बताया जाता है साथ में ही जो कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्पिटिटिवनेस डिपेंड करती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, नॉट जस्ट ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड नहीं करती है बट अदर फैक्टर्स एज वेल लाइक
गवर्नमेंट कैसी है आपकी और उनकी गवर्नेंस कैसी हो रही है, तो मतलब गवर्नमेंट इफिशियंसी के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर और रेजिलेंस के ऊपर। ठीक है, आगे बताया गया है कि इंडिया की जो 6 पोजीशन ऊपर आया है इंडिया किसके अंदर, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर, जो कि रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है। उसमें रैंकिंग इंडिया की 37 हो गई है, तो हमने वहाँ पे भी मतलब 6 पोजीशंस इंप्रूव की हैं एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कम्पिटिटिवनेस की रिगार्डिंग हमने बात की। अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज कम्पिटिटिवनेस, इंडिया की कम्पिटिटिवनेस के सामने चैलेंज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंज है वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी चैलेंज, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी चैलेंज हमारे सामने आता है। तो इसमें क्या चैलेंज है, तो हमें इंडिया को सोशल प्रोग्रेस को मतलब मेंटेन रखना है। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी चैलेंज में के अंदर बात क्या आ रही है, टू इंश्योर इंडिया सोशल प्रोग्रेस इज इन लाइन विद द हेडलाइन GDP ग्रोथ रेदर देन इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी एंड ओवरकम द लैक ऑफ कन्वर्जेंस अक्रॉस रीजन्स। तो मतलब कुल मिला के इंक्लूसिव रखना है चीज़ों को, GDP के साथ साथ बढ़ने के साथ सोशल प्रोग्रेस का भी होना जरूरी है। तो प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सभी रीजन्स में एक मतलब एक समानता लाने की कोशिश करनी है, सभी रीजन्स को प्रॉस्पर्स करने की कोशिश करनी है एज कम्पेयर टू किसी स्पेसिफिक रीजन या कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के। तो ये चैलेंज अपने आप में है ना, क्योंकि इंडिया की वास्टनेस काफ़ी ज़्यादा है। इन दैट सिचुएशन कुछ रीजन्स तो काफ़ी अच्छे से प्रॉस्पर कर जाते हैं, बट कुछ रीजन्स काफ़ी बैकवर्ड रह जाते हैं। लेकिन शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है एक चैलेंज अपने आप में, जो कि इंडिया की कम्पिटिटिवनेस के सामने भी चैलेंज है अपने आप में एक। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड है यहाँ पे कि जो जॉब्स का चैलेंज है वो है कि क्रिएट करने हैं नए जॉब्स, और स्पेशली वुमेंस और जो लेस स्किल्ड लेबर है उनके लिए जॉब्स को लाना है, और फॉर्मलाइजेशन को भी क्रिएट करना है, फॉर्मलाइजेशन भी लेके आना है, क्योंकि इनफॉर्मल है हमारी काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, जब हम हमारे लेबर मार्केट की बात करते हैं तो ये इनफॉर्मल है काफ़ी बड़ा इसका जो चंक है, और फॉर्मल कितना छोटा चंक है। इसमें भी दिखा रखा है आगे फर्दर कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने ज़्यादा हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने हैं, और कैजुअल जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना है। तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि फॉर्मलाइजेशन किया जाए, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन करने से सोशल सिक्योरिटीज गवर्नमेंट दे सकती है, और सोशल सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करना भी अपने आप में एक चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट के सामने, जो कि हमारी कम्पिटिटिवनेस के सामने भी चैलेंज है, हम ऐसा बोल सकते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंज, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की चैलेंज है। तो अभी हो क्या रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए 1990s के बाद में, और आपको पता है कि LPG रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद है ना अभी क्या करना है कि इनकी इंप्लीमेंटेशन के चैलेंज रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी टुवर्ड द शेयर प्रॉस्पेरिटी, जॉब क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ एम्बिशंस। जितने एम्बिशंस रखे गए थे उस हिसाब से आउटपुट नहीं निकल पाया है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है, या फिर रिजल्ट्स नहीं निकले हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर और क्या चैलेंज है, शिफ्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अभी आपको पता है कि जिस तरह से हमको इन्वायरमेंट सेंसिटिव होना है और काफ़ी चीज़ें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी सारे पैटर्न्स भी बदलने होंगे। तो जिस तरह से वर्ल्ड वाइड जो मतलब कि नॉर्म्स चल रहे हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को चेंज करना होगा। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर हमको काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे जो हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह चली आ रही है अब तक उनके अंदर। तो ये भी अपने आप में चैलेंज है। तो हमने चैलेंजेस की बात कर ली जो कि हमारी कम्पिटिटिवनेस के सामने हम दिख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब थोड़ा और जानते हैं अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस जो इंस्टीट्यूट है ये, जिसके साथ मिलके की जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है PMG की, उन्होंने ये जो एक्चुअल में रिलीज किया है रोड मैप फॉर इंडिया @100, द कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 जो रिलीज किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट के बारे में, तो जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस इंडिया इज द, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट किस तरीके का इंस्टीट्यूट है, एक ये इंडियन नॉट है इन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड कम्पिटिटिवनेस एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ठीक है, और ये सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। फिर प्रोडक्टिविटी की यहाँ बात कर रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस की बात कर रखी है। मैक्रो इकोनॉमिक को आप जानते हो बर्ड्स आई व्यू होता है मैक्रो इकोनॉमी, और माइक्रो इकोनॉमी में आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके चीज़ों को देखते हो। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस की यहाँ पे बात कर रखी है, और मैक्रो इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस आगे भी यहाँ पे बात कर रखी है। बाद में बता रखा है कि जैसे इंडिया को फ्रीडम मिली और इंडिया जिस तरह से पहले क्लोज इकोनॉमी था, ठीक है, फिर बाद में हमने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को परिवर्तित किया, थोड़ा सा ओपन किया। तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के चैलेंज किस तरह से रहे हैं, है ना, इसको पूरे को यहाँ पे बताया गया है, और अब तक किस तरह से आए हैं, और अब सिंस 2014 किस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पे कि इनिशिएटिव टेकन एंड द एसोसिएटेड ऑब्स्टेकल्स फेस्ड। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसमें क्या क्या बाधाएं आई हैं, उनको देखते हैं। हमें ना कम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के लिए, अब इंक्रीज करने के लिए, है ना, हमारी जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बेटर करने में क्या हमें प्रॉब्लम्स आई है, और क्या क्या स्टेप्स ली गई है, और उस स्टेप्स के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाइज देखेंगे, फिर हम देखेंगे इनिशिएटिव क्या लिए गए, ऑब्स्टेकल्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, इनिशिएटिव लिए गए हैं
फूड सिक्योरिटी का इनिशिएटिव लिया गया। आपको पता है NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है 2013 के अंदर, तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात की गई। ठीक है, इंडिया हैज़ बिकम ए नेक्स्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज नेशन। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फूड की स्कैसिटी थी। आपको पता है 1960s की हम बात करें, ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले की, तो फूड स्कैसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आज हम फूड के अंदर काफ़ी हद तक मतलब कि आत्मनिर्भर हो गए हैं और फूड स्कैसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और सरप्लस में आ चुके हैं और हम नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। तो काफ़ी हमने प्रोग्रेस की है एग्रीकल्चर के अंदर, फूड प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन ऑब्स्टेकल्स हमको क्या आए हैं वो देख लेते हैं। तो या अभी भी ऑब्स्टेकल्स क्या बने हुए हैं वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर से द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, तो 40% पॉपुलेशन आपकी अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, जहाँ से कि GDP का केवल 18% हमको मिलता है। तो ये क्या है, एक तरह से जो इतने ज़्यादा लोगों का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना, इससे एम्प्लॉयर तो बिगेस्ट एम्प्लॉयर तो ये सेक्टर है, लेकिन GDP में उस रेशियो में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल शॉक्स है, सस्टेनेबिलिटी चैलेंज वगैरह हैं, और फर्टिलाइजर यूज, पेस्टिसाइड यूज वगैरह और सस्टेनेबिलिटी चैलेंज वगैरह, ये सभी ऑब्स्टेकल्स हैं एक तरह से। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन के बाद में सिंस 1991 प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी इसके साथ बनी हुई हैं। उसमें क्या है, 1991 से ही GDP के अंदर जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का केवल 15 से 17% का कंट्रीब्यूट करता आया है और आज भी इतना ही कंट्रीब्यूशन ही कर रहा है। तो लिमिटेड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एज कम्पेयर टू सर्विस, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, और हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड R&D की लिमिटेड R&D वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम है। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, और कंटिन्यूसली जो आपकी जेंडर पैरिटी थी एजुकेशन के अंदर, स्कूल गोइंग के अंदर, वो सारी कम हो रही है ना। और यहाँ पे लेकिन अभी भी ऑब्स्टेकल्स क्या है कि हायर एजुकेशन के अंदर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो अभी 27.1% ही है FY20 के अकॉर्डिंग, और केवल 46.2% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल। केवल इतने ही जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी के अंदर बताया गया है कि वाइब्रेंट एंड डाइवर्सिफाइंग सेक्टर्स विद इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और बताया जा रहा है कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर 39.43% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर हो चुका है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक सा शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया, लेकिन हमारे सामने अभी भी चैलेंज क्या है, तो एफिशिएंसीज कम है, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंसीज कम है, बिलो कैपेसिटी ऑपरेशन है, हाई पावर लॉस वगैरह हो जाता है, हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड एनर्जी है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो सोलर पैनल्स इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर की बात की जाती है तो बताया जाता है कि जो आपका लार्जेस्ट सेक्टर है एक तरह से साइज वाइज देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर, बड़े बड़े सेक्टरों में से एक बड़ा सेक्टर है ये, जो कि $350 बिलियन का है। ठीक है, और इसके अंदर 47 लाख लोग इन्वॉल्व है। ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंप्रूवमेंट हो गया है इसके अंदर, सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ा सेक्टर हो गया है, काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या है लेकिन, तो अभी भी लो पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है हेल्थ केयर के ऊपर, ओनली 2.1% ऑफ द GDP का हम स्पेंड कर रहे हैं। 2021-22 के आंकड़े बताते हैं, और बताया जाता है कि कंपेरेटिवली हायर हमारे यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, माल नरिशमेंट वगैरह काफ़ी है, एंड इसी के साथ में माल नरिशमेंट वगैरह है, और इसी के साथ में राइजिंग इंसिडेंस ऑफ द लाइफ स्टाइल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, हार्ट अटैक्स वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये सभी चैलेंज है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के सामने। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है 46 रैंक इंडिया की रही है किसके अंदर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। इट हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के अंदर, 100 यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर। तो यहाँ भी हमने काफ़ी अच्छा बेटर काफ़ी कुछ किया है, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्लक्चुएशंस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड पॉलिसीज एंड वीक इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज है यहाँ पे, है ना। तो ये सभी कीवर्ड्स हैं, आपको अच्छे से यूज में लेना है ना। इशू ऑफ पुअर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पुअर वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे हायर नंबर ऑफ द स्टैगनेंट फर्म्स हैं, डोमिनेंस ऑफ फ्यू लार्ज फर्म्स हैं। तो ये सभी इशूज़ हैं, सभी ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे सामने। ह्यूमन कैपिटल की जब बात की जाती है तो बताया जाता है कि हर साल 1.2 करोड़ जो लोग हैं हमारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल के अंदर एक तरह से, लेकिन बताते हैं ओवर 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ऑल्सो राइजिंग इनकम इनइक्वलिटीज बढ़ रही है, जीनी कोफिशिएंट वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं अर्बन, है ना, और स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर विद इन स्टेट्स ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल रही है। एंड लो फॉर्मली स्किल्ड लेबर है, लिमिटेड जॉब अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं। तो ये हमारे सामने चैलेंज है, ऑब्स्टेकल्स हैं एक तरह से, है ना, सेक्टर के सामने। इस सेक्टर के सामने ट्रेड, इस पर्टिकुलर सेक्टर के सामने, है ना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को यदि हम देखें तो हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, कैपिटल इनफ्लो FDI वगैरह बढ़ रहा है ना। लेकिन हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स क्या हैं सेक्टर के सामने, तो फ्लैटरिंग ग्रोथ, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है डेस्पाइट राइजिंग ग्लोबल GDP शेयर, है ना। तो फ्लैटरिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है हमारी, है ना, ये फ्लैटर हो चुकी है काफ़ी हद तक, एंड रिड्यूसिंग शेयर ऑफ द एक्सपोर्ट्स इन GDP।
तो एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है जीडीपी के अंदर काफ़ी कम है, केवल 18% है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। और डिक्लाइन एफडीआई ग्रोथ रेट, एफडीआई की ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो रही है, एंड हाई कंसंट्रेशन टू फ्यू सेक्टर्स एंड पॉकेट्स में ही जा रहा है एफडीआई, तो ये ऑब्स्टिकल्स है। तो हमने सेक्टर्स देखे क्या क्या इनिशिएटिव रहे और कितना मतलब कि हमने कुछ किया या फिर प्रोग्रेस क्या किया, इनिशिएटिव्स क्या लिए, उसके बारे में बात की, और ऑब्स्टिकल्स क्या हैं उनकी भी बात की। तो ये सीधा लिंक्ड है इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों को देख रहे हैं। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि यदि हमें टू मूव टुवर्ड द मिडिल और हाई इनकम कंट्री है ना, 2047 तक है ना, जब 100 साल हो जाएंगे, तो अमृतकाल चल रहा है आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तब तक यदि हमें अपने आप को मिडल या हाई इनकम कंट्रीज के अंदर ले जाना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको काफ़ी कुछ करना होगा। और बताया जा रहा है कि हमें करना होगा कि इन 4 मतलब फॉर प्रॉस्पेरिटी गोल्स हमको देखने होंगे। फॉर प्रॉस्पेरिटी गोल्स हैं जो वो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि हमको सॉलिड होना होगा, शेयर्ड होना होगा, सस्टेनेबल होना होगा, सोशल होना होगा। देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। ए ब्रॉड एम्बिशन फॉर इंडियाज फ्यूचर, तो इनके लिए फॉर प्रॉस्पेरिटी गोल्स के साथ हमको काम करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल के अंदर दिखाया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज मैच्ड बाय द सोशल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में सोशल प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। सस्टेनेबल होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट आर कार्बन न्यूट्रल होनी चाहिए, अलाइंड विद द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ अलाइंड होनी चाहिए। शेयर्ड के अंदर बताया गया है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट आर शेयर्ड अक्रॉस इंडियन सोसाइटी, तो पूरी इंडियन सोसाइटी के साथ जो है एक तरह से शेयर्ड होनी चाहिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ना, मतलब इसमें एक तरह से शेयर्ड होना चाहिए पूरा सिस्टम। और सॉलिड में बताया गया है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दैट इज रेजिलेंट इन द फेसिंग शॉक्स, तो जब शॉक्स वगैरह आते हैं तो उसमें आपका रेजिलेंट होनी चाहिए जो आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वगैरह जो है, तो इस तरह से सॉलिड होना चाहिए। तो ये बताया गया है। आगे बता रखे हैं कुछ और चीज़ें बताई गई है कि किस तरह से हम एक तरह से वे फॉरवर्ड में बताया, वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया है इंडस्ट्रियल एंड रीजनल पॉलिसीज। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्रियल और रीजनल जो पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे बता रखा है कि आपको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को अच्छा लेके आना है, प्रमोट करना है, ठीक है, और उसे एकदम एक दूसरे स्टेट से कंपटीशन करवाते हुए उनको ग्रो करना है। फिर उसके बाद रीजनल लीडर्स को इनक्रेज करना है, ठीक है, और साथ में स्ट्रेंथनिंग करनी है कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट्स टू ओवरकम द फ्रेगमेंटेशन इन पॉलिसी डिजाइन, एंड ये सब चीज़ें करनी है। बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी को मतलब एक तरह से इन्हेंस करना है, और बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सोशल पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करनी है, एंड एंटरप्राइजेस पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करनी है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह को अच्छा करना है। बिल्डिंग एक ग्लोबल इंडिया के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना है, और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक बेस्ड इनोवेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर काम करना है। और एक तरह से स्टेम जिसको हम बोल सकते हैं, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज में लेते हुए क्रिएटिव इकोनॉमी का फॉर्मेशन करना है। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू हम काफ़ी हद तक इंश्योर कर सकते हैं कि इंडिया की जो कम्पिटिटिवनेस है वो ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, और इंडिया कम्पिटिटिव रहेगा कुल मिला के। यदि हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे, वर्ल्ड से कंपेयर करते हुए देखेंगे, अच्छी कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर कम्पिटिटिव इंडिया काफ़ी हद तक रह पाएगा, यदि इन सब चीज़ों को हम, इन सभी वे फॉरवर्ड में लिखी हुई चीज़ों को हम इंश्योर कर पाते हैं। तो ये था सब कुछ फर्स्ट जो टॉपिक था उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो ये 3.2 जो सेकंड टॉपिक है वो है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, इसके रिगार्डिंग अब हम बात करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंपटीशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर, किसके लिए, टू अमेंड द कंपटीशन एक्ट 2002 को। तो यहाँ पे देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है। कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो इनेक्ट किया गया था, किस लिए, और इनेक्ट किया गया था इसके थ्रू बाद में CCI बनाया गया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करता है वो देख लेते हैं। ये प्रिवेंट करता है प्रैक्टिसेज हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यदि कंपटीशन ऐसी प्रैक्टिसेज जिनसे कंपटीशन खराब होता है उनको प्रिवेंट करता है। ये प्रमोट करता है सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स, और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, और ये साथ ही साथ में इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है, कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जो कि इंजेती श्रीनिवासन, मिस्टर इंजेती श्रीनिवासन ने इसको हेड किया एक तरह से। वाज फॉर्मेड इन 2018 में बनाई गई थी। तो इसमें रिव्यू किया था एक तरह से एग्जिस्टिंग जो कंपटीशन लॉ फ्रेमवर्क है उसको, एंड मेक रिकमेंडेशंस टू फर्दर स्ट्रेंथन इट टू मीट न्यू इकोनॉमी चैलेंजेस। तो न्यू इकोनॉमी चैलेंजेस को मीट करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस मतलब दी जा सकती है, वो रिकमेंडेशंस मांगी गई थी। बाद में द प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द बिल आर बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट, है ना, तो रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट की गई थी बाय द कमिटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन 2019, उसी के बिहाफ पे फिर ये बिल बनाया गया है। तो की प्रोविजंस देख लेते हैं इस बिल के क्या रखे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया गया है चेंजेस इन सर्टेन डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस को बदल दिया गया है और क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। लाइक एंटरप्राइज से मतलब क्या है, रिलेवेंट प्रोडक्ट, मार्केट से मतलब क्या है, ग्रुप कंट्रोल, ETC, इन सभी के अंदर थोड़ी और क्लियरिटी लेके आया है ये बिल जो है वो। और साथ में
साथ ही साथ में क्या किया गया है, फॉर इंस्टेंस द स्कोप ऑफ, इसमें बताया गया है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, कंट्रोल मीन्स हैज़ बिन एक्सपेंडेड, कंट्रोल का मतलब अब बढ़ा दिया गया है, इस मत का मतलब है अब एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एबिलिटी टू एक्सरसाइज मटेरियल इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट अफेयर्स और स्ट्रेटजिक कमर्शियल डिसीजंस। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अब कंट्रोल के अंदर आएंगी। तो आगे और देखते हैं, इसमें और भी चीज़ें की गई है। तो डिरेक्शन कर दिया गया है टाइम लिमिट फॉर द अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशंस के लिए जो टाइम लिमिट थी अप्रूवल के लिए अब कम कर दी गई है, अब इसे 210 दिन से 150 दिन कर दिया गया है। एंड फॉर्मिंग ए प्राइमा फेसी ओपिनियन बाय द कमीशन विद इन 20 डेज फॉर एक्सपीडियस अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस के एक्सपीडियस अप्रूवल के लिए 20 दिन के अंदर ही कमीशन बता देगा, प्राइमा फेसी ओपिनियन दे देगा अपना, और जो टाइम है वो 150 दिन कर दिया गया है, जो कि पहले 210 दिन हुआ करता था। कॉम्बिनेशन क्या क्या, किस कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है, कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड अमेलगमेशन ऑफ एंटिटीज, ठीक है। और बाद में बताया गया है एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया गया है। और इसमें बताया गया है नाउ इंक्लूड द ट्रांजेक्शन्स विद ए वैल्यू अबव द 2000 करोड़, 2000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू वाले को अब इसमें इंक्लूड किया गया है। और भी कुछ बातें की गई है, उसमें एक डील वैल्यू थ्रेशोल्ड को ऐड किया गया है, एट द प्रोविजन ऑफ डील वैल्यू थ्रेशोल्ड। तो ये क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल है ये, तो थोड़ा आपको कॉपअप करना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है बिल प्रपोज टू ऐड ए डील वैल्यू थ्रेशोल्ड विच विल बी नीडेड टू नोटिफाइड टू सीसीआई, तो सीसीआई को नोटिफाई करने के लिए एक डील वैल्यू का थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया गया है, जो कि 2000 करोड़ रखा गया है। तो डील वैल्यू जो है 2000 करोड़ से ज़्यादा होगी, है ना। एंड इफ आइदर ऑफ द पार्टीज हैज सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया है, तो एक तरह से इसके लिए इसको फिर नोटिफाइड करना पड़ेगा। ऑल्सो द सीसीआई शैल फ्रेम रेगुलेशंस टू प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट फॉर असेसिंग वेदर एन एंटरप्राइज हैज सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया, है ना। तो ये सभी बातें की गई हैं, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा आप इसमें से निकाल सकते हो। तो 2000 का जो है थ्रेशोल्ड रखा गया है, तो इसके ऊपर फिर नोटिफाई करना पड़ेगा। और बाद में बताया गया है कि पेनल्टीज को भी बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है यदि ओमिशन होता है तो। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन कैन अट्रैक्ट ए पेनल्टी ऑफ दिस, ठीक है। और आगे बता रखा है नेचर ऑफ पनिशमेंट में क्या है, फॉर सर्टेन ऑफेंसेज लाइक फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ सीसीआई, सीसीआई के ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई करने में फेल यदि आप हो जाते हो, और जो डायरेक्शंस ऑफ डीजी की, तो डीजी देखेंगे डायरेक्टर जनरल है जो, उनके साथ यदि आप फेल हो जाते हो, तो इसमें क्या होगा, चेंज फ्रॉम द इम्पोजिशन फाइन टू पेनल्टी इज ऑल्सो चेंज फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ फाइन टू पेनल्टी, है ना। ये सब बातें की गई हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी के बाद यहाँ पे क्या है, तो बिल्स एम्पावर द सीसीआई टू अपॉइंट द डीजी, सीसीआई को एम्पावर्स किया गया है डीजी को अपॉइंट करने के लिए विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। डीजी क्या होगा, डीजी विल हैव द पावर टू, डीजी के पास पावर होंगी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग सर्च एंड सीजर्स ऑपरेशन, रेड्स वगैरह करवा सकते हैं जो डीजी हैं वो। अर्लियर एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंटेड डीजी टू सीसीआई, तो अपॉइंटेड डीजी टू सीसीआई, अब सीसीआई खुद अपॉइंट करेगा, बस प्रायर अप्रूवल लेना होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक तरह से परिवर्तन किए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेटलमेंट एंड कमिटमेंट फ्रेमवर्क वगैरह लाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हाईलाइटेड क्या क्या गया है। सीसीआई डिसीजन रिगार्डिंग कमिटमेंट और सेटलमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल आफ्टर हियरिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन द केस, ठीक है। और यहाँ पे बता रखा है आगे इंट्रोडक्शन ऑफ ए लीनियंसी प्लस मैकेनिज्म, लीनियंसी प्लस मैकेनिज्म स्टार्ट की गई है। तो ये क्या है लीनियंसी प्लस मैकेनिज्म, इट अलाउज सीसीआई टू गिव एन एडिशनल वेवर दे सकता है जो सीसीआई है वो, ऑफ पेनल्टीज टू एन एप्लीकेंट हु डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर कार्टल इन अनरिलेटेड मार्केट। तो ये काफ़ी टेक्निकल हो गया है, आपको जो मेजर चीज़ें हैं कीवर्ड्स हैं डीजी का, और एक तरह से 5 करोड़ जो फाइन है उसको देख लेना है, 2 करोड़ का जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू रखा गया है, इन सब चीज़ों को देख लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको टेक्निकल कर दिया गया है यहाँ पे। और फिर गन जंपिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लेना है, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ गन जंपिंग प्रोविजंस। तो यहाँ पे बताया गया है गन जंपिंग क्या होती है उसको देख लेते हैं, और क्या है प्रोविजन उसको भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो इसमें यहाँ पे पेनल्टी फॉर गन जंपिंग टू बी 1% ऑफ द टोटल डील वैल्यू एज अगेंस्ट अर्लियर 1% ऑफ द असेट और टर्नओवर। तो पूरी डील वैल्यू का 1% कर दिया गया है, जो कि पहले क्या होता था, पहले 1% हुआ करता था ये असेट और टर्नओवर का। अब गन जंपिंग है क्या इसको देख लेते हैं, अच्छे से देखना, थोड़ा टेक्निकल हो रही है चीज़ें, इस वजह से आपको थोड़ा फोकस करना है। इफ द कंबाइनिंग पार्टीज क्लोज ए नोटिफाइड ट्रांजेक्शन बिफोर द अप्रूवल, इफ द कंबाइनिंग पार्टीज क्लोज ए नोटिफाइड ट्रांजेक्शन बिफोर द अप्रूवल और हैव consummated a reportable transaction without bringing it to CCI's knowledge, it's seen as gun jumping। तो ये ध्यान रखना है, इस गन जंपिंग किसको बोलते हैं जो है ना, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी ये जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज अमेंडमेंट्स, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है उसके सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अदर प्रोविजंस इन द बिल, और प्रोविजंस क्या है बिल के अंदर, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि अदर प्रोविजंस क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनसीएलटी की रिगार्डिंग कुछ बात की गई, अपील्स बिफोर द एनसीएलटी जो है अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर्स विल रिक्वायर 25% डिपॉजिट ऑफ एनी पेनल्टी अमाउंट, ये बात बता रखी है। सीसीआई गिवन द पावर टू डिक्लाइन टू एंटरटेन केसेज एंड लिमिटेशंस पीरियड फॉर 3 years फॉर फिलिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ
डोमिनेंट पोजीशन बिफोर द सीसीआई। काफ़ी टेक्निकली चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट यदि आ जाता है तो आपको याद रखना है। चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ सीसीआई रेस्ट्रिक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, पहले 1 साल था, ध्यान रखना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ एंटी कम्पिटिटिवनेस एग्रीमेंट्स एंड इंक्लूजन ऑफ ए पार्टी फैसिलिटिंग एन एंटी कम्पिटिटिव हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट अंडर सच एग्रीमेंट्स। तो ये सभी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, तो ये आपको देख लेनी है। तो ये जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है तो ये इस तरह से आया है, और इसके रिगार्डिंग हमने बात कर ली है कि इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। अब हम देख लेते हैं फाइनल कंक्लूजन को इसको। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज अमेंडमेंट्स, इसके सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है काइंड ऑफ। तो इससे सीसीआई का जो रिव्यू मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन्स होगा, इससे इसकी मजबूती आएगी रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा प्रोवाइड द स्टैच्यूटरी बेसिस टू फिक्स लाइबिलिटी ऑन एंड पेनलाइज फैसिलिटेटर्स ऑफ कार्टल्स, तो ये भी आपको देख लेना है। हब एंड स्पॉक जो है एग्रीमेंट, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। बाद में बता रखा है एनेबल्स द एक्सपीडिशियस अप्रूवल ऑफ द कॉम्बिनेशंस का जो अप्रूवल है वो एक्सपीडिशियस हो जाएगा। लिनियंसी प्लस मैकेनिज्म जो है वो इंसेंटिवाइज करती है पार्टीज इन एन ऑन गोइंग कार्टल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये यहाँ पे बात की गई। काफ़ी टेक्निकल है, इस वजह से मैं इसका ओवरव्यू आपको केवल देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा निटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर तो आप काफ़ी आसानी से उसको कर पाओगे। प्रोवाइड्स ऑफ रिलीफ ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट परचेजेस काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अभी कंसर्न्स क्या है बिल के रिगार्डिंग, कंसर्न्स रिगार्डिंग द बिल, उसकी हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बताया गया है, इंक्रीज बर्डन ऑन द पार्टीज टू अंडरटेक ए डिटेल्ड एंगेजमेंट विद द सीसीआई, तो ये एक प्रॉब्लम रही है। कंसिडरेबल टाइम प्रेशर ऑन द पार्टीज एज वेल एज द सीसीआई, तो ये वाली बात कर दी गई है। फ्लड ऑफ द एडिशनल ट्रांजेक्शंस हैविंग टू बी नोटिफाइड टू द सीसीआई ड्यू टू द थ्रेशोल्ड, ये बात कर दी गई। एंड एम्बिग्यूटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसेप्ट लाइक मटेरियल इन्फ्लुएंस ट्रांजेक्शन वैल्यू ईटीसी, तो ये सभी कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पे हो जाता है कंक्लूजन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के बता रखा है कि डिटेल्ड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस टू बी नोटिफाइड बाय द सीसीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ द बिल कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग फर्दर क्लैरिटी एंड एड्रेसिंग रिमेनिंग कंसर्न्स। द प्रपोज अमेंडमेंट बिल हेल्प इन कीपिंग अप विद रैपिडली चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट चेंजेस ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ब्रिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 इनटू सिंक विद मॉडर्न कंडीशंस। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसको मॉडर्न कंडीशंस के साथ सिंक करेगा कुल मिला के, जो ये है, ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो, और ये बताया गया है कुल मिला के इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर, तो ये अमेंडमेंट बिल के अंदर सॉरी है। तो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 जो सेकंड नंबर का टॉपिक था हमने वो डील कर लिया। अब थर्ड नंबर के टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, उसके साथ डील करते हैं। तो ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसको देखेंगे काफ़ी हॉलिस्टिकली हम। डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जो इंडिया का फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अब थोड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ऑफ सोर्स होने वाला है, मतलब थोड़ा कम होने वाला है। कुल मिला के बात यहाँ पे ये बताई गई है। द रिपोर्ट वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मॉस्पी आपकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये न्यूज़ पर्टिकुलर ये रिपोर्ट निकाली है। इसमें क्या पता चल रहा है कि 15 से 29 ईयर्स का जो शेयर है अभी हमारी पॉपुलेशन में वो 27.2% है 2021 में, तो कि 2036 तक 22.7% हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो कुल मिला के कम होने वाला है ये, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न का विषय तो है ही, ठीक है। तो द टोटल यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2.7 मिलियन इन, तो ये काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। देखो ये आप ग्राफ देख सकते हो, 222.7 मिलियन थी 1991 के अंदर, जो 333.4 मिलियन हो गई 2011 के अंदर, एंड 371.4 मिलियन हो गई 2021 के अंदर। लेकिन अब ये घटेगी बाद में, अब आगे जाके, है ना, ये बताया गया है। तो यहाँ पे बता रखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश है वो क्या है, द मोर पॉपुलस स्टेट जो बिहार उत्तर प्रदेश विच एक्सपीरियंस ए राइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन टिल 2021 आर एक्सपेक्टेड टू सी ए डिक्लाइन फ्रॉम हेयर ऑन। तो ये सारी बातें बताई गई है। और वहीं केरला के बारे में बताया गया है कि केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश आर प्रोजेक्टेड टू सी ए हायर एल्डरली पॉपुलेशन देन द यूथ बाई 2036, ठीक है, 2036 तक, है ना। तो ये सभी बातें बताई गई है। यहाँ पे देखो एक ग्राफ में बताया गया है किस तरह से क्या शेयर रहने वाला है। 1991 में कितना था, 2001, 2011, 2021, 2031, 2036 पूरा बताया गया। इंडिया पॉपुलेशन में स्टार्ट एजिंग बाई द नेक्स्ट डिकेड, तो यहाँ पे बात बताई जा रही है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड काइंड ऑफ, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट्स इन ए पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जो UNFP है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 to 64 ईयर्स की जो होती है ना, देन नॉन वर्किंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंट्री इंजॉय डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हेन इट हैज़ हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन देन नॉन वर्किंग। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो रेशो, जो अमाउंट, जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो नंबर है वो यदि नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया जाता है वो कंट्री इंजॉय करती है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो सिचुएशन ऑफ हैविंग ए रिलेटिवली
लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू सो कॉल्ड फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको बोला जाता है। अब देखो रोल्स ऑफ यूथ इन एन इकोनॉमी देखे तो चेंज, ये क्या होता है, चेंज मेकर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, काइंड ऑफ, है ना। एंड तो फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, इसको देख लेते हैं। द सिचुएशन ऑफ हैविंग रिलेटिवली लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू द सो कॉल्ड फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, आगे बता रखा है द एडिशनल सेविंग कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और यूज टू प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन टर्म्ड एज सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। कौन सी स्टेज, एज द वर्किंग एज पॉपुलेशन मैच्योर्स होती है तो प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट कैन प्रोवाइड द मोटिवेशन टू सेव फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, और फिर यहाँ से चीज़ निकल के आती है। अब हम देखते हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो ये इंक्रीज लेबर फोर्स, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लेबर फोर्स इंक्रीज होगा तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हिस्टोरिकली देखा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड अप टू 15% ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ इन एडवांस इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये बताया भी गया है, हिस्टोरिकली देखा गया है। फिजिकल स्पेस इंक्रीज हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसका रीजन होता है कि अफोर्डेड बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड अलाउज फॉर ए रीअलोकेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्पेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। एंड वुमन लेबर फोर्स जो होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, इन सभी बातें यहाँ पे बताई गई है ना। सेविंग रेट्स जो होती है इंक्रीज करती है, वर्किंग एज इज ऑल्सो ऑप्टिमम टाइम फॉर सेविंग, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है ना, तो की इनिशिएटिव्स टू टैप द डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के क्या रहे हैं कि इनिशिएटिव्स। तो पहला है इसमें नेशनल यूथ पॉलिसी लाई गई थी 2014 के अंदर, और इसमें यूथ होता है उसको एजुकेट करने की, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, स्किल डेवलपमेंट वगैरह की, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बढ़ाने की उसमें कोशिश की गई थी। स्किल इंडिया मिशन बाद में आया। ठीक है, और स्किल इंडिया मिशन के अंदर भी बाद में बता रखी हैं दो चीज़ें, एक तो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स। तो फिर स्टार्टअप इंडिया आया, फिर वुमेन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया गया, मनरेगा में 1/3 वुमेन होनी चाहिए, एंड PMEGP एंड मुद्रा वगैरह, ये यहाँ पे मुद्रा में काफ़ी ज़्यादा लोन फीमेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, काइंड ऑफ ये सब चीज़ें रही। वे अहेड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि अब आगे तो हमारा कम होता जाएगा, तो उसको रीप करने के लिए, उसको यूज में लेने के, उसको टैप करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट करना होगा ह्यूमन कैपिटल के अंदर। क्योंकि बताया जाता है यहाँ पे कि एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि एवरेज रिटर्न रेट फॉर एन एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 10% इंक्रीज होता है इनकम पर इंडिविजुअल। मतलब एक साल ज़्यादा यदि बच्चा एजुकेशन ले रहा है तो 10% इंक्रीज इन द इनकम पर इंडिविजुअल होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कैरिकुलम प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कम्पिटेंसी मैपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय एजुकेशन वगैरह करना होगा कॉर्पोरेट्स को, एक्सपेंडिंग कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज करनी होंगी, प्रमोट करना पड़ेगा लो स्किल्ड जॉब्स वगैरह को भी, और काफ़ी ज़्यादा जो गिग इकनॉमी है, बताया जा रहा है, नीति आयोग बता रहा है कि 9 करोड़ लोगों को गिग इकनॉमी आने वाले कुछ सालों के अंदर जॉब देगी। तो इस वजह से एडिक्वेट रेगुलेशन भी करना होगा गिग इकनॉमी को, और वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह को इंश्योर करना होगा। और जोग्राफिकली डिसेंट्रलाइज ग्रोथ करनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि केवल जो ग्रोथ हो वो कुछ पैसेज में हो, कुछ ही पैसेज में ग्रोथ हो और पैसेज रह जाएं, इस तरह से नहीं, जोग्राफिकली डिसेंट्रलाइज ग्रोथ करनी है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, बिकॉज अभी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, और जैसा कि हम देख रहे हैं इन फ्यूचर हमारे यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होने वाला है। ऐसी कंडीशन में लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ऐसे ही कंडीशन में यदि फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो रहा है उसको कुल मिला के कंपनसेट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी कम है अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 क्या बताता है, काफ़ी सारी आंकड़े बताएगा। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताएगा। तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिसेंटली रिलीज किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। इसकी की फाइंडिंग्स क्या रही हैं, इंपॉर्टेंट है, आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। तो आपको ये तो पता ही है कि भाई 8 बिलियन के आसपास अभी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। इट इज़ ग्रोइंग इट्स स्लोएस्ट रेट सिंस 1950। तो अभी क्या होता है 1950 से यदि हम कंपेयर मतलब देखें तो अब काफ़ी स्लो ये बढ़ रही है जो पॉपुलेशन है वो, और 1% जो है 2020 के अंदर तो कम भी हो गई है। 2020 की तुलना में जो है पॉपुलेशन 1% कम भी हो गई है। तो अभी यहाँ पे कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन की अब जो रफ्तार है बढ़ने की वो रुक चुकी है और पॉपुलेशन कम भी होने लगी है। और बता रहे हैं कि मोर देन हाफ इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 तक मोर देन हाफ जो आपका इंक्रीज होगा ना पॉपुलेशन के अंदर, ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर, उसके अंदर 8 ही कंट्रियाँ जिम्मेदार होगी, जिसमें से एक इंडिया होगी। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन अब जो है काफ़ी कम है और वहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और रिप्लेसमेंट रेट से काफ़ी नीचे जा चुकी है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है। साउथ कोरिया के अंदर तो टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम जा चुकी है।
तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रशिया भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा TFR अभी वर्ल्ड वाइड जो है कंट्रीज में कम होने लगा है। उसके बाद बता रखा है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर 65 ईयर्स और अबव जो होंगे लोग, वो क्या हो गए, अभी क्या हो गए कि 10% है 2022 के अंदर, अब वो 16% हो जाएंगे 2000 किसके अंदर 50 के अंदर। और बाद में बताया गया कि कोविड-19 की वजह से, फैक्ट्स एंड फिगर्स इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि कहीं भी आप इनको यूज में ले सकते हो। तो कोविड-19 के, हालांकि ये इंडिया के पर्सपेक्ट में नहीं है, तो फिर भी इनको देख लेना थोड़ा ज़रूरी है, इससे हमें एक मतलब कंपेरेटिव फिगर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एवरेज 72.9 ईयर्स थी 2019 के अंदर, जो कोविड की वजह से कम हो गई है और 71 ईयर्स हो चुकी है, जो 72.9 ईयर्स थी पहले। ठीक है। और इंडिया जो है बताया जा रहा है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, और ये चाइना को सरपास कर जाएगा 2023 के अंदर। ठीक है। और ये सभी बात की गई है। फिर एक है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022, तो ये ILO ने रिपोर्ट निकाली है और इसके अंदर भी कुछ फाइंडिंग्स रही है, वो भी आपको देख लेनी है। तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो पड़ा है ना इस पैंडेमिक का, वो 15 से 24 साल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो मतलब कि यंग लोग हैं, उनके ऊपर पड़ा है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव लेबर मार्केट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है ना। और फिर और भी बातें यहाँ पे की गई है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि 3.4 है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई-कॉमर्स। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई-कॉमर्स की हम बात करेंगे। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई-कॉमर्स न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने एक तरह से एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है कॉमर्स के ऊपर अपनी। इस रिपोर्ट का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई-कॉमर्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट्स क्या किए गए हैं, कमेटी ने प्रपोज की हैं कुछ चीज़ें, लाइक कि जो डिजिटल मार्केट है ना, उसको गवर्न ब्रिंग आउट ए न्यू डिजिटल मार्केट एक्ट, एक नया डिजिटल मार्केट एक्ट लेके आई है जो कि गवर्न करे बिजनेस प्रैक्टिसेस को। और इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को गवर्न करना है, लाइक जो डाटा का कलेक्शन होता है उसको गवर्न किया जाए, एंड यूज जो होता है डाटा का डिजिटल इकोनॉमी कंपनीज के द्वारा, उसको भी गवर्न किया जाए। और एक तरह से सर्टेन कुछ गाइडलाइंस भी है ना इंट्रोड्यूस की जाए कंपटीशन एक्ट के अंडर टू एड्रेस दी कंसर्न्स। ठीक है। एंड और टू इंट्रोड्यूस सर्टेन गाइडलाइंस इन कंपटीशन एक्ट टू एड्रेस द कंसर्न्स। तो ये बात यहाँ पे बोली है, कमेटी ने प्रपोज किया है सब कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है एक्स एंटी मॉडल एक्स पोस्ट मॉडल की तुलना में। तो एक्स एंटी मॉडल क्या बोलता है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, ठीक है, वो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बताता है एक्स एंटी मॉडल, कि वो डाटा का कलेक्शन उसका यूज़ कैसे करेंगे। और बाद में बताया गया है कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, एंश्योर डाटा हार्वेस्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स है, उसको लोगों को सर्व करने के लिए यूज में लिया जाए कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में, और उसका मिसयूज या और किसी तरीके से उसको यूज में ना लिया जाए। बाद में बताया जाता है इट विल इंटेल जो डिफाइनिंग बिग टेक कंपनीज एक्टिंग एज ए गेट कीपर्स की तरह ये एक्ट करेंगी बिग कंपनीज, इसके बारे में बात की गई है। और हम ये देख लेते हैं कि ई कॉमर्स सेक्टर जो इंडिया के अंदर है क्या है उसका स्टेटस। तो ई कॉमर्स होता है वो क्या होता है, ई कॉमर्स इज द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो ई कॉमर्स होता है। तो बताया जा रहा है कि ई कॉमर्स पेमेंट इन इंडिया आर फॉरकास्टेड टू राइज एट एक्सपाउंड। तो ये जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 18.2% से बढ़ेगा ये 2021 से 25 में। जो ई कॉमर्स जो मार्केट है वो ई कॉमर्स पेमेंट्स इन इंडिया इस तरह से बढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ये सेक्टर। तो बताया जा रहा है कि $350 बिलियन US तक पहुंच जाएगा ये 2030 तक, और 2024 तक ये $111 बिलियन USD तक पहुंच जाएगा, एंड 2026 तक $200 बिलियन USD तक पहुंच जाएगा। तो एज पर द FDI पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जो है ई कॉमर्स के ऊपर, वो क्या बताती है, क्या बोलती है वो, 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। तो जो मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स है उसमें 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। तो इसमें ई कॉमर्स के दो मॉडल होते हैं, एक तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है, एक मार्केट बेस्ड मॉडल होता है। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का एग्जांपल है ग्रोवर्स जो कि अभी ब्लिंकिट है, और सेकंड का जो है मार्केट प्लेस बेस्ड ऑर्डर का एग्जांपल है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज वेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑन्ड बाई ई कॉमर्स एंटिटी। जो ई कॉमर्स एंटिटी होती है वही गुड्स एंड सर्विसेज को ऑन करती है एंड वही बेचती है कंज्यूमर्स को डायरेक्टली। वहीं पे क्या करते हैं ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल के अंदर, इट मीन्स प्रोवाइडिंग ऑफ एन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं भाई ई कॉमर्स एंटिटी के अंदर, ई कॉमर्स एंटिटी के द्वारा ऑन डिजिटल एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर का काम करते हैं एक तरह से बायर और सेलर के बीच में। तो यहाँ पे बता रखा है बाद में क्या स्टेप्स ली गई हैं ई कॉमर्स के लिए रिगार्डिंग इंडिया में। तो पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 लाए गए हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्टेड किए हैं ई कॉमर्स कंपनीज को, डायरेक्ट किया है ई कॉमर्स कंपनीज को कि उनको डिस्प्ले करना है ओरिजिन अलॉन्ग साइड द प्रोडक्ट्स लिस्टिंग्स।
तो ये बात बोली गई है, और भी काफ़ी सारी बात यहाँ पे बोली गई है। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक प्लेटफॉर्म टू बिजनेस यूजर रिलेशनशिप है और प्रीडोमिनेंट रिलायंस ऑन एक्स पोस्ट मॉडल ऑफ रेगुलेशन, इसके बारे में देख लेना थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं हम कि अदर इशूज एंड रिकमेंडेशन बाय रिपोर्ट। तो और इशूज़ क्या है, तो स्पेसिफिकेशंस की बात की गई है, कंसर्न्स बताए गए हैं रिपोर्ट के अंदर, रिकमेंडेशन दी गई है रिपोर्ट के अंदर कि क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ, है ना। तो साइबर अटैक्स के रिगार्डिंग कंसर्न बताया गया कि भाई कंसर्न रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिस्करेजिंग बिजनेस एंटिटीज फ्रॉम शिफ्टिंग देयर बिजनेसेस टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो साइबर अटैक की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से क्या कंसर्न आते हैं यहाँ पे बात बता दी गई है। ठीक है, रिकमेंडेशन बताई गई कि नेशनल साइबर क्राइम पुलिस और लेजिस्लेशन दैट लेज डाउन फ्रेमवर्क मतलब बनाया जाए कुल मिला के, और वो एड्रेस करे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम को, लाइक क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड साइबर क्राइम डिवीजन को भी बनाया जाए। अब इसकी रिक्वायरमेंट है। एफडीआई पॉलिसी की रिगार्डिंग बात की गई है कि एफडीआई जो पॉलिसी इज लिमिटेड इन एड्रेसिंग एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेज इन ई मार्केट। तो कंसर्न क्या है, जो पॉलिसी है वो लिमिटेड है एक तरह से किस चीज़ को एड्रेस करने में, एंटी कम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेज है उसको मतलब एक तरह से एड्रेस करने के अंदर। फ्रीक्वेंट चेंजेस टू जो पॉलिसी होते हैं वो अगेंस्ट द इथोज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बाद में रिकमेंडेशन बताई गई है कि स्टेबल एफडीआई पॉलिसी लेके आए पहले तो हम, ठीक है, और एक तरह से इंश्योर किया जाए ई कॉमर्स सेक्टर टू ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, लाया जाए उनके अंदर, पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो तब होगा जब आपकी स्टेबल एफडीआई पॉलिसी होगी। एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म अंडर द एफडीआई पॉलिसी मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड। इन्फोर्समेंट जो प्रैक्टिसेज है और मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रेंथन करना है। आगे और बता रखा है एफडीआई के रिगार्डिंग ही कि ऑब्लिगेशंस अंडर एफडीआई पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड एंड नोटिफाइड बाय डीपीआईआईटी बट एनफोर्स बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड डिससेटिस्फेक्शन। तो ये दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन एंड डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है ना, कि इसके लिए किया जा सकता है कि इस तरीके का जो कन्फ्यूजन और डिससेटिस्फेक्शन को कैसे भी दूर कर सकते हैं ना, दूर करना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ डाटा की बात कर रखी है, तो डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है। क्रिटिकल डाटा रिगार्डिंग द ई कॉमर्स सच द शेयर ऑफ द ई कॉमर्स मार्केट इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ईटीसी, ये सभी अच्छे से है ना नहीं मेंटेन किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो और साथ ही साथ में ई कॉमर्स कंपनीज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ना, उसके साथ ई कॉमर्स कंपनी आर नॉट रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, डीपीआईआईटी शुड डायरेक्ट इट्स रिसोर्सेज टुवर्ड द मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट डाटा करने चाहिए, और इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कि वो रजिस्टर्ड करें अपने आप को डीपीआईआईटी के साथ। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम्स है देख लेते हैं ना। उसमें देखते हैं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो अब्यूज होता है डोमिनेंट पोजीशन का काफ़ी बार। डिले इन अंडरटेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लीड टू इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट। तो इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को है ना टेक फॉरवर्ड सम रिकमेंडेशंस ऑफ, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया शुड टेक फॉरवर्ड द रिकमेंडेशंस ऑफ किसकी, कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी CLREC की, एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट टू कंपटीशन एक्ट 2022 के अंदर करना जरूरी है। और फिर गैप्स हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी, तो उसके रिगार्डिंग बात की गई है कि लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंस मिनिस्ट्रीज के अंदर है। तो इसके लिए जरूरी है कि डिजिटल मार्केट डिवीजन विद CCI भी क्रिएटेड एज एन एक्सपर्ट डिवीजन बनाया जाए। और फिर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थोड़ा इशू रहते हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट वगैरह होता रहता है। तो इसके अंदर बता रखा है कि अनहिंडर्ड प्रेजेंस ऑफ द काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं रेवेन्यू ऑफ जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स को वगैरह के। तो इसलिए ड्यू डिलिजेंस किया जाए और मेजर मस्ट भी इम्पोज ऑन द सेलर्स एंड प्लेटफॉर्म वगैरह, ये सारी बातें बताई गई है। और फिर बाद में बता रखा है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेलर्स को। तो बताते हैं कि जो ऑफलाइन सेलर्स होते हैं उनको जो GST होता है ना उससे काफ़ी हद तक एग्जम्प्ट किया गया है। किन ऑफलाइन सेलर्स को, लेस देन 40 लाख फॉर गुड्स एंड RS 20 लाख फॉर सर्विसेज वालों को। वहीं पे ऑनलाइन को ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बात बताई गई है, एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड टू ऑफलाइन सेलर्स विद रिगार्ड टू GST रजिस्ट्रेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑनलाइन सेलर्स ऑल्सो, ठीक है। और फिर ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। एंड फिर कंपटीशन इशू इन ई कॉमर्स एंटिटीज। तो क्या है कंपटीशन का इशू ई कॉमर्स एंटिटीज के अंदर, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेज वगैरह होती है। एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेज इन ई कॉमर्स मार्केट इंक्लूड द लैक ऑफ द प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी काइंड ऑफ एंड डीप डिस्काउंटिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो आती रहती है ना, इनको भी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सर्च रैंकिंग के अंदर मिसयूज ऑफ डाटा करते हैं। तो मार्केट प्लेस कॉमर्स एंटिटीज शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लाइसेंसिंग देयर ब्रांड टू थर्ड पार्टी सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो मार्केट कॉमर्स एंटिटीज है वो थर्ड पार्टी को, ठीक है, लाइसेंस नहीं दे सकती हैं उनके प्लेटफॉर्म पे टू थर्ड पार्टी सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह, ये काफ़ी इशू चलता है ना। तो गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट ए क्लियर पॉलिसी रेगुलेटिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड काइंड ऑफ ये सब चीज़ों के लिए क्लियर पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। तो कंक्लूजन इसका यही रहेगा, द नीड ऑफ द आर is to bring the much needed reforms in the e-commerce sector in a time bounded manner in order to give a flip to trade industry while instilling
कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड प्रोवाइडिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये पूरा हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्या था टॉपिक का नाम, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स। इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी हॉलिस्टिकली पूरा जान लिया है। अब हम डिजिटल टैक्स की बात करते हैं, क्या होता है डिजिटल टैक्स और क्या इंडिया ने अपोज किया है कुछ अभी, उसको देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर क्यों था, इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज है, एक G24 ग्रुपिंग बनती है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट किया है इंडिया ने एक तरह से, प्रपोजल ऑफ मेकिंग सॉवरेन कमिटमेंट टू नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी फ्यूचर डिजिटल सर्विस टैक्स लाइक इक्वलाइजेशन लेवी की जैसा कोई टैक्स नहीं लगा जाए। तो इंडिया ने इसको अपोज किया है। थोड़ा और न्यूज़ के अंदर हम देख लेते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि डिजिटल सर्विस टैक्स इज पार्ट ऑफ OECD 2 पिलर प्लान। OECD का एक 2 पिलर का प्लान है और डिजिटल सर्विस टैक्स उसका एक पार्ट है। तो दिस प्लान हैज़ बीन एग्रीड बाई 137 जो कंट्रीज है ना, एग्रीड अपॉन 137 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन 2021। इसके लिए इंडिया और 137 कंट्रीज जो हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, इन्होंने इसको एक तरह से एग्री किया है। टू रिफॉर्म इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह को रिफॉर्म करना है, रूल्स वगैरह टैक्स के चेंज करना है इसके रिगार्डिंग, है ना। और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जब हो रहा है तो ये सब चीज़ें करनी है, उसके बारे में बात की है। तो अबाउट डिजिटल टैक्स इन इंडिया की हम बात कर ली कि इंडिया के अंदर डिजिटल टैक्स वगैरह के क्या स्टेटस है, तो उसको देखते हैं। तो डिजिटल टैक्स रेफर्स टू द टैक्स लेविड ऑन द डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज और डिजिटल बिजनेस एक्टिविटीज। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है काइंड ऑफ, है ना। तो 2016 के अंदर इंडिया ने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया था 6% इक्वलाइजेशन लेवी। क्या इक्वलाइजेशन लेवी किसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया था, डिजिटल टैक्स ऑन नॉन रेजिडेंट इंडियन जो डिजिटल कंपनी है ना, नॉन रेजिडेंट डिजिटल कंपनीज के ऊपर लाइक गूगल एंड फेसबुक के ऊपर 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था इंडिया के द्वारा 2016 के अंदर। डेट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के ऊपर था, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उनके रिगार्डिंग टैक्स था। बाद में 2020 के अंदर इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट को एक्सपेंड किया एंड स्कोप ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, जो है इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 लेके आया इंडिया। और ये क्या था, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू इसके अंदर इसको इफेक्टिव किया गया 1 अप्रैल 2020 से। इसमें 2% ऑफ द डिजिटल सर्विस टैक्स और EL इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ट्रेड सर्विसेज ऑफ फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और किस तरह की कंपनीज के लिए था, लाइक अमेजन एंड वॉलमार्ट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अदर हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ और मोर, तो उनके ऊपर ये 2% टैक्स की बात की थी, ठीक है। तो डिजिटल टैक्स के पीछे का रेशनल क्या होता है उसको हम देख ले थोड़ा। तो देखो, ओवरकमिंग लैक्यूनाज ऑफ ऑब्सोलीट लॉज। तो रेशनल ऑफ डिजिटल टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स रेगुलेशंस बहुत इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक्स वर फॉर्मुलेटेड डिकेड्स अगो, काफ़ी पहले बनाए गए हैं। एम्बिक्स एंड मोटार इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज एज ए गाइडिंग, मतलब बहुत पहले बनाए गए, तो अभी क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा लैक्यूना आ गया है इनके अंदर। तो इंटरनेशनल टैक्स लॉ क्या बोल रहा था, एजेंडा ऑफ द रिफॉर्म इंटरनेशनल टैक्स लॉ सो दैट डिजिटल कंपनीज आर टैक्सेड वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, है ना। तो इसके रिगार्डिंग बात यहाँ पे हो रही है। वाज फॉर्मली फ्रेम्ड विद इन द OECD बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। फिर बाद में प्रोलिफरेशन ऑफ DSTs एंड इसके रैशनल बता रखा है पुराना, फेयर कंपटीशन हो पाएगा, इससे जो डोमेस्टिक मार्केट वाले हैं उनको मतलब डिसइंटेंसिव्स नहीं होंगे, उनको हतोत्साहित वो नहीं होंगे, एंड लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह मिल पाएगा। तो ये रैशनल रहता है डिजिटल टैक्स के पीछे का। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि G24 जो ये ग्रुप है वो क्या है, ठीक है। थोड़ा न्यूज में रहता है तो इसको देख लेते हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन किसके, इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स एंड डेवलपमेंट। G24 ये ग्रुप है ना, और ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट जो है उनके से रिलेटेड है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इंडिया भी पार्ट है G24 का, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। G24 को 1971 में बनाया गया था बाय द ग्रुप ऑफ G77। G77 जो ग्रुप है उसके परव्यू में ही एक तरह से बनाया, बाय द ग्रुप ऑफ G77 के थ्रू इसको बनाया गया, एंड फॉर्मली क्रिएटेड इन 1972, और फॉर्मली 1972 में विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव के साथ इसको क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इसमें बताते हैं कीप अंडर द रिव्यू कॉस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिचुएशन वगैरह 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 सारी बात चलती है। OECD के 2 पिलर क्या हैं, प्लान इनको देख लेते हैं हम। तो OECD का पिलर 1 एंड पिलर 2, ये दोनों प्लान्स को हम देख लेते हैं। तो पिलर 1 क्या बोलता है, री एलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग राइट्स अप्लाई टू अबाउट 100 बिगेस्ट MNEs दैट ग्लोबल टर्नओवर अबाउट 20 बिलियन यूरोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी अबाउट 10%, सॉरी। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिलर 1 बता रखा है। फिर पिलर 2 में बता रखा है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मैकेनिज्म सेटिंग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% फ्रॉम 2023 टू लार्ज MNEs विद रेवेन्यूज अबव EUR 750 मिलियन ग्लोबली। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इनको ध्यान रखना है कि कब से लागू होने वाला है, क्या है, कब से लागू करने की बात चल रही है, क्या उसका रेवेन्यू का कितना रेवेन्यू अबव होना चाहिए काइंड ऑफ, है ना। उनके ऊपर एक तरह से ये मिनिमम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं 15%, तो उसको ध्यान रखना है। पिलर 2 शुड बी ब्रॉट इनटू लॉ इन 2022 टू बी इफेक्टिव इन 2023 एंड UTPR अंडर टैक्स पेमेंट रूल कमिंग इनटू इफेक्ट इन 2024। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बेस रीजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बराबर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा और देख लेते हैं इसको। ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स rate GMCTR is part of the inclusive framework on the base erosion and profit shifting agreed upon the G20 countries and OECD। तो BEPS है क्या,
BPS रेफर्स टू द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज यूज बाय द मल्टीनेशनल जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, और कुल मिला के जो गैप्स होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये अवॉइड करते हैं जो टैक्स की पेइंग को, तो वो होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो उसी को हैंडल करने के लिए अभी यहाँ पे जो है ये 15% जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात यहाँ पे चल रही है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील विद द प्रिवेंट मल्टीनेशनल फ्रॉम पेइंग लो टैक्स। तो इसमें क्या होगा, बाई बुकिंग देयर प्रॉफिट इन द टैक्स हेवन। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे लो टैक्स वगैरह वो करते हैं तो बच जाते हैं टैक्स वगैरह से। तो इसके रिगार्डिंग बता रखा है, मेक देम पे टैक्सेज वेयर एवर दे ऑपरेट और कंडक्ट बिजनेस एवन इफ दे डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री काइंड ऑफ। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। अब देख लेते हैं डिजिटल टैक्स के रिगार्डिंग जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। तो पहली बात तो रिटेलिटरी टैरिफ्स है ना, तो लाइक हमको जैसे हमने डिजिटल टैक्स लगाया तो काफ़ी ज़्यादा रिटेलिटरी टैरिफ्स हमको देखने को मिला यूएसए की तरफ से ना। तो यूएस ने इनिशिएट कर दिया, यूएस स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव USTR है इन्वेस्टिगेशन की और पाया है, उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने कि DST2 भी डिस्क्रिमिनेशनरी है, और एक ये इन्होंने बोला कि ये हमारी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर लग रहा है तो ये तो गलत है। तो उन्होंने भी फिर रिटेलिटरी टैरिफ्स को लीड टू द डिजिटल टैक्स वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम एक हो सकती है, रिटेलिटरी टैरिफ्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो USTR ने बोला स्टेट द DST डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द यूएस डिजिटल बिजनेस बिकॉज इट स्पेशली एक्सक्लूड्स फ्रॉम इट्स एम्बिट डोमेस्टिक डिजिटल बिजनेसेज वगैरह वगैरह ना। तो ये सारी बात चल रही है। फिर बात है क्वान्टिफाइंग डाटा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, दूसरा जो डिजिटल टैक्स के सामने चैलेंज होता है, द ग्रोथ इन सोफिस्टिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैज परमिटेड कंपनीज इन द डिजिटल इकोनॉमी टू गैदर एंड यूज इन्फॉर्मेशन अक्रॉस बॉर्डर टू एन अनप्रेसिडेंटेड डिग्री। दिस रेजेज द इशू ऑफ एट्रीब्यूटिंग वैल्यू क्रिएटेड जनरेशन ऑफ डाटा वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया है। एंड बर्डन होता है कस्टमर के ऊपर, बताया जा रहा है कि काफ़ी बार जब डिजिटल टैक्स वगैरह ये सब लगाया जा रहा है तो वो उसको एक तरह से कस्टमर्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं कंपनियाँ, है ना। और लैक ऑफ कंसेंसस की यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द टैक्स कंप्लायंस ऑन सर्विस और कंज्यूमर ग्रीवेंस वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और टैक्स सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होती है इसमें। इंडिया एंड अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैव ऑब्जेक्टेड टू ए प्रोविजन दैट बार्स नेशन फ्रॉम इनेक्टिंग एनी फर्दर डिजिटल सर्विस टैक्सेज सच एज इक्वलाइजेशन लीव आप नहीं लगा पाओगे आगे। तो इसकी जो बात चल रही है तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि जो सॉवरेन राइट्स होते हैं टैक्सेशन की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे यहाँ पे इसकी वजह से। तो इंडिया जो है इसका अपोज भी कर रहा है काफ़ी हद तक। अब वे फॉरवर्ड की यदि हम बात करें फाइनली इसके अंदर इसके रिगार्डिंग, तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन, न्यू मॉडल एंड बायलैटरल ट्रीटीज वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट अमंग द कंट्रीज टू डेवलप गाइडलाइंस होनी चाहिए। न्यू मॉडल को हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, द करंट बेसिस फॉर टैक्सिंग इन ए पर्टिकुलर जुरिडिक्शन इज द नोशन ऑफ द फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। टू ओवरकम दिस चैलेंज कंट्रीज सजेस्टेड दैट ए न्यू बेसिस टू टैक्स इन नंबर ऑफ द यूजर्स इन द कंट्री कुड एज द चैलेंज टू सम एक्सटेंट। हाँ, तो ये न्यू मॉडल आप बना सकते हो कि भाई कितने यूजर्स है उस कंट्री के अंदर उसके बिहाफ पे, ठीक है। एंड बायलैटरल ट्रीटीज वगैरह की रिक्वायरमेंट है, मल्टीलैटरल रीनेगोशिएशंस वगैरह होने जरूरी हैं काइंड ऑफ। तो इसी तरह इससे हमारा ये डिजिटल टैक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रीजनल रूरल बैंक्स को देखते हैं, RRBs के बारे में हम बात करते हैं। तो RRB इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंडियन बैंक्स जो एसोसिएशन है IBA उसको बोला है कि भाई सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए RRBs को आप थोड़ा असिस्टेंस एंड सपोर्ट दीजिए। तो RRB के अंदर जो इक्विटी होल्डिंग होती है उसको हम देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है RRBs के अंदर, स्पॉन्सर जो बैंक होता है उसका 35% शेयर होता है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर होता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आ सकता है पेपर के अंदर। अब थोड़ा सा और न्यूज़ के अंदर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आफ्टर रिकॉर्डिंग लॉसेस फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, 2 लगातार कंजिक्यूटिव ईयर्स तक लॉस झेलने के बाद में RRB रिपोर्टेड किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इन FY21 एंड FY22, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला है। टू मेक देम फाइनेंशियली सस्टेनेबल गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफ़ी सारा जो है रिकैपिटलाइजेशन किया था, रिकॉर्ड कैपिटलाइजेशन का किया था और 10,890 रुपये इसके अंदर 10,890 करोड़, सॉरी 10,890 नहीं 10,890 करोड़ रुपये इसके अंदर डाले थे, ठीक है। एंड RRB ड्यूरिंग FY22 एंड 23 के अंदर डालने की बात रखी है यहाँ पे ना, या डाले जाएंगे काइंड ऑफ, है ना। तो इसमें देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डालेगी, स्टेट गवर्नमेंट और फिर स्पॉन्सर बैंक वगैरह और वहन करेंगे काइंड ऑफ, है ना। इतना रहेगा। आप देख लेते हैं RRBs की रिगार्डिंग थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नरसिम्हन वर्किंग जो ग्रुप था उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर RRBs को लाया गया था एंड ओरिजिनली प्रमोलगेट किया गया था 1975 के अंदर, फिर बाद में रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में आ जाता है। तो अभी 43 शेड्यूल कमर्शियल RRBs हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में 2005 के अंदर 196 थे जो अभी 43 हो गए हैं, तो काफ़ी इनको मर्ज कर दिया है। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर ही आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के, ठीक है। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं क्यों कंसोलिडेशन किया गया, ताकि ऑपरेशनल वायबिलिटी हो सके ऑपरेशनल और इकोनॉमिक ऑफ स्किल क्रिएट हो सके। तो इकोनॉमीज ऑफ स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये क्रिएट हो सके और ऑपरेशनल वायबिलिटी हो सके, तो इस चीज़ के लिए इनको मर्ज किया गया है।
ऑपरेशन वायबिलिटी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए। तो आरआरबीज के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो आरआरबीज के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज वगैरह के अंदर मार्जिनल फार्मर्स जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं इन सभी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करना है ना, तो इनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। और साथ ही साथ में इसमें पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं। पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ का मतलब है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी इसमें मिल जाती हैं। और कैरी आउट द गवर्नमेंट ऑपरेशंस भी ये करता है, लाइक मनरेगा वर्कर्स के वेजेस वगैरह को डिस्पर्स करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन सीटीसी, ये सभी करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रूरल जो बैंक्स होते हैं वो आरआरबी जो होते हैं। फीचर्स होते हैं कि रीजनल बेस एंड रूरल ओरिएंटेड होते हैं ये, और विद फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द कस्टमर एक्सपीरियंस में इनका जो फीचर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे होते हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन के अंदर एक कमर्शियल बैंक जैसे होते हैं, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। के आरआरबी है ना, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया में बात बताई गई कि टाइप्स ऑफ बैंक्स कैसे हैं इंडिया के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई के परव्यू में सारे बैंक आते हैं। कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं और यहाँ पे आपके देखो कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक्स जो है उसको शेड्यूल्ड बैंक्स, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो है उसकी जो कैटेगरी बना रखी है उसके अंदर बता रखा है। देखो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बैंक यहाँ पे बता रखे हैं इन लोगों ने, लाइक कोस्टल लोकल एरिया बैंक्स हो गए, कैपिटल लोकल एरिया बैंक्स हो गए, केबीएस लोकल एरिया बैंक हो गए, है ना, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक काइंड ऑफ, है ना। और वहीं पे जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एसबीआई और उसके एसोसिएट्स जो हैं वो नेशनलाइज बैंक्स वगैरह। तो ये सारा देखो पूरा ये हमारा एक तरह से कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आरआरबी के सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं कितना सिग्निफिकेंस है। तो बताते हैं कि 81% ऑफ द लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि मतलब अगेंस्ट द ब्रांच मार्क होते हैं 75%, ये क्या होता है क्या इनके द्वारा दिए जाते हैं। एंड 60% फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेज होते हैं ऑफ द टोटल एडवांसेज। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखा जाए तो। उसके बाद बता रखा है कि एक्सटेंडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मनी लेंडर्स। तो इसके अंदर काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं आरआरबीज। फॉर इंस्टेंस शेयर इन द जो ग्राउंड लेवल क्रेडिट का जो फ्लो है उसके अंदर इनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है। और टू एग्रीकल्चर 12.1% ऑफ द टोटल डेस्पाइट हैविंग स्मॉलर साइज है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन कोई काफ़ी हद तक इंश्योर करते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इंक्रीज करते हैं ट्रस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, और ये सभी चीज़ें करते हैं। एसएचजी जो वगैरह को हेल्प करते हैं, प्रोवाइड इजी एंड डायरेक्ट फाइनेंस टू एसएचजी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी रूरल इंडिया के अंदर। तो ये सभी इनके काम होते हैं। फेस जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं आरआरबी के द्वारा उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल वाइबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो किस तरह से आ रही है, तो इन कॉस्ट जो होती है इनके ऑपरेशंस की वो इंक्रीज हो रही है, और इनकी जो लिमिटेड बिजनेस है ना, तो इस सभी चीज़ों की वजह से इनको है जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। रिटर्न ऑन असेट जो है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो रही है। रिटर्न ऑन असेट्स आरओए रेफर टू, क्या होता है ये रिटर्न ऑन असेट्स, फाइनेंशियल रेशो डेट इंडिकेट्स हाउ प्रॉफिटेबल ए कंपनी इज इन रिलेशन टू इट्स टोटल असेट्स और नेट इनकम। रिटर्न ऑन असेट्स को इस तरह से देखते हैं, है ना, काइंड ऑफ। अब देख लेते हैं लिमिटेड कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है काफ़ी कम है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द इंटेंडेड 13% ऑफ द कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ आरआरबीज ऑल्सो नॉन एज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, CRAR भी बोलते हैं इसको। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है, जो मेजर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लो कार की, है ना। कैपिटल एडुकेसी रेशियो की जो डेफिनेशन है वो क्या है कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज ए मेजर of the bank's available capital expressed as the percentage of bank's risk weighted credit exposure। तो इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा ना, तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। तो रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसीज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, तो ये सभी दिक्कतें हैं यहाँ पे आरआरबी के साथ में। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि हम क्या हो सकता है। तो रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS हैज़ इन्फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं फॉर्म किया है इन्होंने ना, हैज़ फॉर्म द एक्सपर्ट कमिटी टू सीक रिकमेंडेशंस फॉर मेकिंग आरआरबीज वाइबल इन मीडियम टू लॉन्ग रेंज। तो इसके लिए कमेटी वगैरह बनाई जा रही है, और टाइम बेस्ड वाइबिलिटी प्लान वगैरह दिए जा रहे हैं। और जो स्पॉन्सर्स बैंक है उनको क्लियर रोड मैप टू सपोर्ट द पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी की बात की जा रही है, एंड मेक देम प्रॉफिटेबल की बात की जा रही है। यदि फेल होते हैं तो स्पॉन्सर बैंक को चेंज करने की भी बात की जा रही है, काइंड ऑफ, है ना। उसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो होता है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात है कि सेटअप डिजिटलाइजेशन टू रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट एंड ऑफरिंग इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स थ्रू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के थ्रू। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम। इज नेटवर्किंग ऑफ द बैंक ब्रांचेज विच अलाउज कस्टमर्स टू मैनेज देयर अकाउंट्स एंड यूज वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन सिंपल टर्म देयर इज नो नीड टू विजिट योर होम ब्रांच टू डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। तो ये सभी चीज़ें में आरआरबीज को लेकर आने की बात चल रही है, आरआरबीज को भी इसमें
मतलब कि RRBs को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। थोड़ा इन सब चीज़ों की बात यहाँ पे चल रही है। आगे बताया गया है कि यहाँ पे जो ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है और स्किल अप करना है ऑपरेशंस को थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रेडिट एक्सपेंशन के थ्रू, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और लो लिस्ट ऑपरेशनली साउंड RRBs, तो जो ऑपरेशनली साउंड RRBs है उनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट किया जा सकता है एंड प्रोवाइड किया जा सकता है एडिशनल शॉर्ट्स टू मीट देयर रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए किया जा सकता है। अब आगे यहाँ पे थोड़ा बहुत नाबार्ड की रिगार्डिंग बताया गया है कि नाबार्ड जो है शिवारमन जो कमेटी है ना, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आया है बी शिवारमन, और इन 1979 के अंदर आया है, बताया गया है बाई कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और फिर और भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गोल्ड माइनिंग इन इंडिया। तो गोल्ड माइनिंग इन इंडिया की रिगार्डिंग बात करते हैं। तो बताया गया है कि सेकेंड जो बिगेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड के अंदर गोल्ड का आफ्टर चाइना, वो इंडिया है। इंडिया गोल्ड माइन प्रोडक्शन हैज़ बीन पोटेंशियल टू रीच 20 टन पर ईयर, जो कि अभी केवल 1.6 टन इन 2020 में है। एंड गोल्ड रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज की यदि बात की जाती है तो इंडिया के अंदर बताया जाता है कि 501.83 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और ये न्यूज़ में क्यों है इसको देखें तो सेंटर अब प्लान कर रहा है डिटेल्ड रोड मैप बनाने के लिए टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल गोल्ड बियरिंग रीजन्स टू बी डेवलप्ड बाई 2030, ताकि बूस्ट किया जा सके गोल्ड की प्रोडक्शन को कंट्री के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो बताते हैं कि कर्नाटका सबसे ज़्यादा जो है 88% जो गोल्ड रिजर्व रखता है। ठीक है, और यहाँ पे तो धारवाड़ क्रेटन है बीइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड मिनरलाइजेशन, तो इसको याद रखना है आपको, धारवाड़ क्रेटन जो है, और कर्नाटका 88% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है एक तरह से। और बताते हैं कि 50% ऑफ द गोल्ड मिनरल्स रिसोर्सेज, ठीक है, गोल्ड डिपोजिटेड दैट पोटेंशियली इकोनॉमिकली वाइबल आर लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, इसमें बता रखा है कि 50% ऑफ द गोल्ड मिनरल रिसोर्सेज है ना, तो जिसमें कि गोल्ड डिपॉजिट्स दैट पोटेंशियली इकोनॉमिकली वाइबल है ना, वो कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, और आगे बता रखा है कि 33% राजस्थान, 6% बिहार, 5% आंध्र प्रदेश के अंदर, और रिमेनिंग 6% जो है और 8 स्टेट्स के अंदर, वाइल द रिमेनिंग 6% स्प्रेड अक्रॉस फर्दर 8 स्टेट्स। ऐसे कुछ बात यहाँ पे बताई गई है काइंड ऑफ, है ना। अब देख लेते हैं हम आगे, ये सारी चीज़ें हम देख ली कि कितना कहाँ पे कितना है और इकोनॉमिकली वायबिलिटी के भी हाफ पे कितना है, काइंड ऑफ कितना शेयर है कहाँ पे, है ना, इन सबको हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया का गोल्ड इम्पोर्ट कितना है। तो इंडिया का जो गोल्ड इम्पोर्ट है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब की बार अब जो 2021-22 में इम्पोर्ट किया गया वो $46.16 बिलियन का किया गया, बिलियन USD डॉलर है ना, बिलियन डॉलर का सॉरी किया गया। तो ये पहले 34.6 बिलियन डॉलर था, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनहेंसिंग डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन से क्या फ़ायदे होंगे, तो जो हाई डोमेस्टिक की डिमांड होती है जो गोल्ड की, हमारे यहाँ पे बताते हैं कि अराउंड 25% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड डिमांड इंडिया के अंदर ही है, तो वो फुलफिल हो पाएगी। और इंपोर्ट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की, नेशनल जो जीडीपी है वो इंक्रीज करेगी, स्टेट लेवल एंड नेशनल टैक्सेज एंड रॉयल्टीज वगैरह सब बढ़ेंगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी रिमोट एरियाज़ के अंदर, एंड अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड इनिशिएट द सपोर्ट्स एसोसिएटेड सर्विस, और जो ज्वेलरी वगैरह, फैब्रिकेशन, रिफाइनिंग, ये सभी सर्विसेज भी आगे बढ़ेंगी, तो ये काफ़ी फायदे कारक रहेगा कुल मिला के, है ना। तो गोल्ड माइंस के रिगार्डिंग यहाँ पे बता भी रखा है ना, इस मैप के अंदर देख सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं कंस्टेंस इन एनहेंसिंग डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन। डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाने के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, उनको देखते हैं। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है ये, है ना। तो प्री प्रोडक्शन स्टेज ऑफ द गोल्ड माइनिंग इज क्वाइट लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कोई इतना करना नहीं चाहता इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ, तो ये एक इशू है, तो जिसकी वजह से कि कंस्टेंट्स क्रिएट होते हैं एनहेंसिंग डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन के अंदर। एंड फिर आगे है पुअर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन गोल्ड माइनिंग एरियाज विद इन एडिक्वेट रॉड एंड रेल लिंक्स है वहाँ पे, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। एंड रेगुलेटरी जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड इस वजह से भी दिक्कत आती है। और फॉर सिक्योरिंग अप्रूवल फॉर ए माइनिंग लाइसेंस के लिए जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोसेस है, फिर स्किल्ड मैन पावर नहीं है, शॉर्टेज है उसकी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वगैरह नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ द जियोलॉजिकल डेटाबेस है, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू गोल्ड माइनिंग, लाइक इससे क्या होगा कि कंटेमिनेटेड हो सकता है वाटर, रेवेज्ड लैंडस्केप की प्रॉब्लम एंड काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल फॉरेस्ट इकोसिस्टम वगैरह, तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट्स यूजिंग मेक इन इंडिया, तो माइनिंग के जो इक्विपमेंट्स है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड हों, इस चीज़ को प्रमोट करना है। और कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना है, गोल्ड माइनिंग जो रीजन है उनकी कनेक्टिविटी को बाय यूटिलाइजिंग इनलैंड वाटरवेज एंड मल्टी मॉडल लिंकेज। और फिर आगे बता रखा है मेक गोल्ड माइनिंग वाइबल एंड अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स बनना है, और कंसिडर मेकिंग वाइबल अवेलेबल द रिस्क कैपिटल वगैरह इनकी बात करनी है। इंप्रूव करनी है क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिटल डाटा कवरिंग जियोलॉजिकल डाटाबेस
ड्रॉ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह लेके आनी है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को। तो मीजर्स क्या लिए गए हैं गोल्ड माइनिंग को इंक्रीज करने के लिए, तो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे MMDR एक्ट है 1957 का। इस एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो अमेंडमेंट किए गए हैं इसके अंदर कुछ, ताकि इंक्रेज किया जा सके गोल्ड माइनिंग को। तो इसमें 2015 के अंदर, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर कुछ जो बातें बदली गई हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें एक न्यू रिजीम ऑफ ग्रांटिंग मिनरल्स कंसेशन थ्रू ऑक्शन की यहाँ पे बात की गई है, थ्रू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द एलोकेशन ऑफ द मिनरल वेल्थ। 2020 के अंदर अलाउड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक एडवांस एक्शन फॉर ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, फैसिलिटिंग सीमलेस कंटिन्यूटी ऑफ द माइनिंग के ऑपरेशंस की सीमलेस कंटिन्यूटी रह सके इसके लिए। 2021 में इनेबल्ड ट्रांसपेरेंस ऑक्शन ऑफ 500 माइनिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड। तो ये रहा। फिर बाद में नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन पॉलिसी NMEP, ठीक है, ये आई है 2016 में, एम्स टू स्टिमुलेट नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल माइनिंग एक्सप्लोरेशन बाय अलाउइंग प्राइवेट कंपनी टू एंटर इनटू ए ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस कंडक्ट बाय ई-ऑक्शन। फिर नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की बात है यहाँ पे, मिनरल एविडेंस एंड मिनरल कंटेंट रूल्स 2015 है, 100% FDI परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट वगैरह की बात यहाँ पे चल रही है। तो ये इस तरह से हमारा जो है गोल्ड माइनिंग जो थी, गोल्ड माइनिंग इन इंडिया, इसकी बात हमने कंप्लीट कर ली है। 3.7 नंबर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3.8 नंबर का जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स में इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास को हम देखते हैं कि क्या है ये और न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो एक रिपोर्ट आई है अभी कि इंडिया, वो टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का, इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सास कैपिटल। तो जो इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सास कैपिटल, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ के अंदर है ये। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है उन्होंने रिलीज की है इस रिपोर्ट को, और बताया गया है, हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड द इंडिया सास इंडस्ट्री यूनिक वैल्यू, ठीक है, सॉरी, हाईलाइटेड इंडियन सास इंडस्ट्री यूनिक वैल्यू एंड द इनमरस इम्पैक्ट बीइंग क्रिएटेड बाय इंडियन सास। तो देख लेते हैं सास की फुल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये क्या होता है इसको अच्छे से देखते हैं, पहले समझते हैं। SaaS is a software distribution model. SaaS is a software distribution model in which a cloud provider hosts applications and तो host करता है वो applications को, cloud जो provider होता है वो, and make them available to end users over the internet. For example, it includes services provided by Google Workspace, Adobe का जो Adobe Creative Cloud है, और GitHub जो है, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स है। की फीचर्स ऑफ SaaS क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। It is rented from a software vendor. It is rented from a software vendor who also provide technical support. It is provided on subscription basis. And the software can be accessed, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेस किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर का मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर सॉफ्टवेयर का एक्सेस किया जा सकता है, ये भी बात है। इसमें भी 2 मॉडल बता रखे हैं, इतना हमको निटी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। SaaS सेक्टर इंडिया की बात की जाती है तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट SaaS इकोसिस्टम है ग्लोबली अभी, है ना, यूएसए और चाइना के बाद, और इंडिया ने काफ़ी तेजी से प्रोग्रेस की है। बताया जा रहा है कि चाइना को सरपास करता हुआ 2nd नंबर पे पहुंच जाएगा 2026 में। तो इंडिया के पास 18 SaaS यूनिकॉर्न्स है अभी राइट नाउ, कंपेयर टू 1 इन 2018 में केवल 1 SaaS था हमारे पास यूनिकॉर्न, अभी 18 SaaS यूनिकॉर्न्स हमारे पास हैं। द नंबर ऑफ द SaaS कंपनीज इंडिया हैव मोर देन डबल्ड इन 2021 एज कम्पेयर टू 2019। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हमने ग्रोथ की है इस पर्टिकुलर SaaS इंडस्ट्री के अंदर। रीजन्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द SaaS इंडस्ट्री की यदि बात की जाती है तो रीजन्स देख लेते हैं हम। लार्ज कंज्यूमर बेस इन इंडिया है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस है इंडिया के अंदर, तो ये भी एक रीजन रहा। और जिस तरह से अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है और जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मोबाइल्स वगैरह का यूज बढ़ रहा है, सब चीज़ों का यूज बढ़ रहा है, कंप्यूटर का, लैपटॉप्स का, तो इस वजह से काफ़ी लार्ज जो कंज्यूमर बेस है इंडिया के अंदर। ग्लोबल वैलिडेशन ऑफ द इंडियन SaaS यूनिकॉर्न्स, abundant liquidity with the growing interest from the international venture capitals, vast pool of the digitally skilled workforce है हमारे पास, पैराडिम शिफ्ट है एंड ऑन डिमांड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल वगैरह की वजह से तो ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एंड सपोर्टिव स्टार्टअप पॉलिसी वगैरह भी यहाँ पे आई है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये कुल मिला के अच्छा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ SaaS विच ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की तुलना में SaaS के क्या बेनिफिट्स हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ऑन डिमांड, स्केबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, स्पीड होती है, डाटा सेफ्टी होती है, टाइम इफेक्टिवनेस होती है, टाइम इफेक्टिव होता है काइंड ऑफ, है ना। तो प्रो स्टार्टअप पॉलिसीज इंडिया के अंदर क्या है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड में किस तरह से प्रो स्टार्टअप पॉलिसीज इंडिया के अंदर चल रही है। तो रेगुलेटरी में तो बताया जा रहा है कि टैक्स एग्जम्पशंस वगैरह दिए जा रहे हैं, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो रहा है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। और फाइनेंशियल सपोर्ट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है एक, जिसका आउटले 945 करोड़ का है,
ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो वो भी ठीक है। एंड समृद्ध करके यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप एक्सेलेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम है जो एक्सेलरेट कर रही है स्टार्टअप थ्रू कस्टमर कनेक्ट्स एंड इन्वेस्टर कनेक्ट्स एंड द फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेंशन काइंड ऑफ, ये सब चीज़ें हैं। चेंजेज इन सास सेक्टर फॉर इंडिया, तो ये क्या है, वाइड टैलेंट एंड नॉलेज गैप, ठीक है, वाइड टैलेंट एंड नॉलेज गैप, तो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड वर्कफोर्स विद नेसेसरी वर्कफोर्स स्पेसिफिक टेक्निकल एंड, ये सभी चीज़ें क्या है, चैलेंजेज हैं। बेसिकली हम चैलेंजेस देख रहे हैं ना, चैलेंज देख रहे हैं सात सेक्टर फॉर इंडिया, इंडिया के सात सेक्टर के सामने जो चैलेंज हैं, ठीक है, जो चुनौतियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वाइड टैलेंट एंड नॉलेज गैप, टैलेंट एंड नॉलेज गैप की यहाँ पे वाइड टैलेंट एंड नॉलेज गैप है, ये एक प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन कंप्लाइंग टू नॉर्म्स रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ द अवेयरनेस एंड हेजिटेंसी इन अडॉप्शन अमॉन्ग इंडियन बिजनेसेस, ये जो सॉस के मॉडल मतलब इंडियन बिजनेसेस के अंदर अभी भी हेजिटेशन है, स्पेशली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो अभी तक भी हेजिटेंसी है उनके अंदर इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज में लेने के रिगार्डिंग। एंड चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन स्टार्टअप एंटरप्राइजेज इन एक्सपेंशन एंड फाइनली पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इंडिया, ये सभी प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, फोकस करना है, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग सस्टेनेबल टैलेंट पाइपलाइन एंड रेजिंग द अवेयरनेस एंड हैंड होल्डिंग इंडियन बिजनेसेस, assisting startups in initial stage by creating mentorship linkage and facilitating connectivity to faster internet by launching 5G, facilitating connectivity to faster internet by launching 5G networks, तो ये सभी वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसको भी देख लिया है, 3.8 नंबर का टॉपिक था। इसी तरह से हमारे मेजर जो टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स को कवर हो गए हैं। अब हम 3.9 पे चलते हैं जहाँ पे कि हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूज़ है 3.9.1 नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट्स, तो ओवरसीज मार्केट जो है उसमें नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट कुछ चेंज किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सेबी ने रिसेंटली कुछ जो नॉर्म्स हैं उनको ईज कर दिया है, लाइक AIF जो है एंड वेंचर कैपिटल जो फंड्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट कैसे रहेंगे ओवरसीज मार्केट्स के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो कुछ रूल्स हैं वो कुछ नॉर्म्स हैं उनको ईज कर दिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के कुछ गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की गई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था कि इन्वेस्टमेंट केवल वहीं पे पॉसिबल था जिन कंपनीज़ का इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है, दैट हैड कनेक्शन टू इंडिया और एटलीस्ट बैक ऑफिस इन इंडिया, वहीं पे इन्वेस्टमेंट हो सकता था पहला VCF एंड AIFs के थ्रू। अभी क्या किया गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। हाउएवर नाउ दे कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन कंट्रीज दैट आर, जो मतलब कि कहाँ कहाँ पे, लेकिन कौन सी कंट्रीज जो कि कहाँ सिग्नेटरी होंगी। एक तो IOSCO का, IOSCO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, और सिग्नेटरी होंगी वो किसकी, टू द बायलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेबी, और या फिर FATF जो है ना, कंट्रीज हैविंग FATF रेस्ट्रिक्शन आर बेयर्ड फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये जो होंगी कुछ कंडीशंस हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं कुल मिला के अब जो है इन्वेस्टमेंट। एंड आगे बता रखा है AIFs एंड VCFs के बारे में कि AIFs एंड VCFs है क्या। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या है, वेंचर कैपिटल फंड क्या है, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से मतलब है एनी फंड एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच इज़ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट्स फंड फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन फॉर इन्वेस्टिंग, है ना। तो कोई भी हो सकता है वेदर इंडियन और फॉरेन फॉर इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे मतलब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ पूल किया जाता है पैसे को, इसको और फिर उसको पूरे को इन्वेस्ट किया जाता है काइंड ऑफ, है ना। तो ये होता है AIF। VCF की बात क्या है, VCF जो टाइप ऑफ AIF का एक टाइप है जो वेंचर कैपिटल फंड है वो, विच एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट मैनेज द मनी फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टर्स सीकिंग टू प्रोवाइड कैपिटल इन स्टार्टअप्स में कैपिटल प्रोवाइड करता है ना, और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर कैपिटल देता है। IOSCO जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 1983 के अंदर बना है, ध्यान रखना है। इट वर्क्स विद G20 एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ ऑन द ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म एजेंडा के अंदर, है ना। फ्रॉम इंडिया सेबी इज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IOSCO, ध्यान रखना है ना। एंड उसके साथ ही में IFSCA इज एन एसोसिएट मेंबर है, PSE NSE एंड मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया आर इट्स एफिलिएट मेंबर्स हैं, ये सभी सब, है ना। तो इनको थोड़ा सा देख लेना है। अब हम देखते हैं ब्लू बॉन्ड्स की रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ब्लू बॉन्ड्स जो होंगे वो एक तरह से हेल्दी ओशंस को रखने के लिए और ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो बॉन्ड्स होंगे वो होंगी। सेबी हैज प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड्स एज ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस के तौर पे। ये ब्लू बॉन्ड जो होता है इट इज रिलेटिवली न्यू फॉर्म ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्दी ओशंस एंड ब्लू इकोनॉमीज। तो इतना ही देखना है। अकाउंट एग्रीगेटर को हम देख लेते हैं क्या है। सेबी हैज जॉइंड RBI's AA फ्रेमवर्क
सिस्टम। तो अकाउंट एग्रीगेटर का जो फ्रेमवर्क सिस्टम है उसको सेबी ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। ए इकोसिस्टम एम्स टू ट्रांसफॉर्म हाउ क्रेडिट इज प्रोसेस एंड एक्सेस एंड एक तरह से एक्सेस किस तरह से होता है इसका कंट्री के अंदर। इट इज़ अ टाइप ऑफ द आरबीआई रेगुलेटरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एक तरीके के एनबीएफसी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इट हेल्प टू इंडिविजुअल सिक्योरली एंड डिजिटली एक्सेस द शेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे हैव एन अकाउंट विद टू एनी अदर रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ए नेटवर्क। तो इससे काफ़ी फायदा होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या है, इससे कंसोलिडेट हो जाएगा जो डैशबोर्ड है वो ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ द यूजर इन वन प्लेस एंड यूजर कंट्रोल डाटा शेयरिंग ईटीसी वगैरह सब चीज़ें होंगी। अब देखते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर एग्रीकल्चर लोन की यहाँ पे बात की गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब एक तरह से रेपो रेट जब बढ़ गई है तो सेंटर ने एक तरह से रिस्टोर किया है इंटरेस्ट सबवेंशन जो था, जो पहले चल रहा आ रहा था, और जो एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर 1.5% तक, ठीक है, इसको रिस्टोर किया है एक तरह से। और यहाँ पे 2022-23 से 2024 तक 25 तक जो फाइनेंशियल लैंडिंग वगैरह की जाएगी शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स की, जो 3 लाख तक की लैंडिंग होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। तो प्रीवियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था बैंक फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वाज स्टॉप्ड इन 2020 में, स्टॉप कर दी गई थी एज बैंक्स वर एबल टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन एट 7% बाई देमसेल्फ, प्रोवाइड करने में सफल हो गए थे इसलिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा सा और देख सकते हो आप थोड़ा सा कि यहाँ पे जो पूरा चल रहा है वो क्या है कि द सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स इज 100% फंडेड बाय द सेंटर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द आरबीआई एंड नाबार्ड एंड स्टेप्स टेकन टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं। तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड आपके बारे में आपको पता चल रहता है आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात है और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पे है। तो ये सभी क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए है। इशू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर क्या क्या आते हैं तो उनको आपको देख लेना है सभी चीज़ों को कि क्या क्या इशू है एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने के अंदर। अब हम अटल पेंशन योजना की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की न्यू ऑर्डर आए हैं जिसमें कि साफ कर दिया गया है एक तरह से कि जो भी लोग इनकम टैक्स पेयर हैं या रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एपीआई 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके अंदर जो अकाउंट होल्डर होता है उसके 18 से 40 साल तक की एज के लिए वो ये स्कीम होती है और सब्सक्राइबर को फिर बाद में 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक दिए जाते हैं मंथली पेंशन के तौर पे, ठीक है, एंड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो पीएफआरडीए करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग, है ना, किसके रिगार्डिंग, अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग। हम देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम जो है। तो ये पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ ईएसआई स्कीम एंड कन्वर्जेंस विद आयुष्मान भारत की बात यहाँ पे की है। तो आयुष्मान भारत के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ईएसआई स्कीम वाज लॉन्च अंडर द ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर लॉन्च की गई थी, है ना, और इसके रिगार्डिंग ये डिटेल यहाँ पे दी गई है जो देख लेनी है आपको, है ना। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ECLGS, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। तो इसका जो पूरी फंडिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल हैज़ अप्रूव द इन्हेंसमेंट इन द लिमिट ऑफ द ECLGS फ्रॉम 4.5 लाख करोड़ टू 5 लाख करोड़। तो इतना इसको बढ़ा दिया गया है। द एडिशनल अमाउंट इज एम्बार्केड एक्सक्लूसिवली फॉर एंटरप्राइजेज इन हॉस्पिटैलिटी, जो के अंदर जो एंटरप्राइजेज हैं उस रिलेटेड सेक्टर्स में है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसका, ठीक है। उसके बाद ECLGS वाज लॉन्च इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 क्राइसिस के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इट प्रोवाइड 100% गारंटी कवरेज टू बैंक्स एंड NBFCs टू इनेबल them to expand emergency credit facility to businesses and MSME to meet their additional terms loan or additional working capital requirements. So far, loans of about 3.67 lakh crore have been sanctioned under ECLGS. तो इसको देख लेना है। अब ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को देखते हैं, GUP। तो सेकंड फेज ऑफ द GUP टू ट्रेन फॉर 50 ट्राइबल स्टूडेंट्स इन मध्य प्रदेश एंड झारखंड वाज लॉन्च हो चुका है। और GUP जो फंडेड किसके थ्रू है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के थ्रू ये फंडेड है। और एग्रीमेंट इसमें क्या होता है, ऑगमेंट किया जाता है स्किल ट्रेनिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन, ये 6 स्टेट्स का नाम देख लेना है इनके अंदर रहेगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर, क्या है, किसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेड होगा, संसदीय परिसंकुल योजना के अंदर। और ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन जॉब रोल्स होगी विच आर रिलेवेंट टू लोकल इकोनॉमी सच एज इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग एंड फार्म मैकेनाइजेशन वगैरह, इन सभी के रिगार्डिंग आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग रहेगी, है ना। तो इनकी ट्रेनिंग इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रहेगी। और इस तरह से ये स्कीम है पूरी ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट GUP प्रोजेक्ट जो है, ये पूरी जो स्कीम की रिगार्डिंग बात हमने कर ली है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, अपीडा की तरह जो एमपीडा है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो आपको रिसेंटली एमपीडा को 50 साल हो चुके हैं रिसेंटली, ठीक है।
तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर मेड 4 प्रपोजल्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज मरीन रिसोर्सेज। तो 4 प्रपोजल्स दिए हैं इस टाइम पे, है ना। आइडेंटिफाइड 20 मार्केट्स फॉर आइटम दैट कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ में स्टेट वाइज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं, और एक्सपोर्ट वर्थ $20 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स करना है। रेज द लाइवलीहुड ऑफ द फिशरमैन करना है। तो जो एम्पीडा के बारे में हम देख लेते हैं, अपीडा की तरह एम्पीडा जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट वाज लॉन्च इन 1972। तो ये 1972 में स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह ये आया था एक तरह से। तो ये एक वैधानिक है बॉडी जो है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट द नोडल इंडस्ट्री इसकी एंड प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स करती है। एंड अर्थवाइल मरीन प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एस्टेब्लिश 1961 किया गया था। एस्टेब्लिश कन्वर्ट टू एम्पीडा में कन्वर्ट इसको कर दिया गया है। और इसका जो है फंक्शन जो है आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो फंक्शंस रहेंगे किसी के रिगार्डिंग रहेंगे, है ना। आप ये समझ पा रहे हो एक तरह से, क्योंकि मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो मरीन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ही ये काम करेगी, उन्हीं की प्रमोशन के अंदर, एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ाने के अंदर काइंड ऑफ, है ना। तो आप देख सकते हो। बताते हैं सिंस 2004 इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल रेजिड्यू कंट्रोल प्लान NRCP फॉर मॉनिटरिंग रेजिड्यू ऑफ द सब्सटेंसेज लाइक। तो ये भी काम ही कर रही है, इसको भी देख लेना है। इंडियन मरीन इंडस्ट्री की यदि हम बात करें थोड़ी सी, तो इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। करंटली इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर देन 120 जो कंट्रीज इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हैव रीच $7.7 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, बिलियन डॉलर पे, है ना। इतना मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हमारा पहुंच चुका है। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ जूट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ जूट है वो काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है इंडिया के अंदर। तो बताते हैं कि 2011-12 में जहाँ पे कि 2.03 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो 1.77 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन ही रह गया है। साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि एरिया जो है, एवरेज एरिया अंडर द जूट कल्टीवेशन, वो भी डिक्लाइन कर रहा है। प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, और बांग्लादेश जो है सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन को अपने को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन का अच्छा है। बांग्लादेश जो है कंपेरेटिवली एडवांटेज इन एक्सपोर्ट में भी है जूट प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्रिवन बाई लो वेजेस। तो वहाँ पे वेजेस कम है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम है, फेवरेबल टैरिफ की कंडीशन है, कैश सब्सिडी वगैरह भी मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश को फ़ायदा हो रहा है। और इंडिया के अंदर डिक्लाइन का रीज़न क्या रहा है, तो लैक ऑफ मार्केट है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज वेल एज, है ना, स्टेट ऑफ इंडिया जूट मिल्स, ठीक है। मतलब जूट मिल्स के का स्टेटस ठीक नहीं होगा काइंड ऑफ, है ना। उसके अलावा जूट जो होता है उसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, गोल्डन फाइबर। ये लॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी नेचुरल फाइबर। तो ये शाइनी गोल्ड लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी नेचुरल फाइबर है, एंड यूज इन मैनी टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में इसको काम में लिया जाता है। अब जूट की जो क्रॉप्स है उसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार आ जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर 24 एंड 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। और मिनिमम रेनफॉल जो रिक्वायरमेंट है वो है 1000 mm, है ना। और इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, है ना। तो रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में इंडिया जो है। जूट इज प्राइमरली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय एंड त्रिपुरा। इंडिया शेयर इज 7% ऑफ द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट्स। तो जो ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट का केवल 7% है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, वहीं पर बांग्लादेश का 75% है। तो स्टेप्स टेकन फॉर जूट इंडस्ट्री के लिए जो स्टेप्स ली गई हैं वो कौन कौन सी है। मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ इन जूट मटेरियल्स है, तो इसमें क्या किया गया है, एट प्रेजेंट 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड ए मिनिमम 20% ऑफ द शुगर आर टू बी कंपल्सरली पैकेज इन जूट सैकिंग्स, है ना। तो जूट के बैग के अंदर इनको बंद करना है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात चल रही है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है। एंड जूट मार्क इंडिया लोगो, ये क्या है, जूट मार्क जो है इंडिया लोगो फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ द जूट प्रोडक्ट्स। एंड जूट आई केयर, ये है फॉर यूजिंग सर्टिफाइड सीड्स एंड अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स वगैरह इसके रिगार्डिंग। तो ये हमने जूट की रिगार्डिंग बात कर ली, जूट प्रोडक्शन ऑफ जूट इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये जगह बता रखी है ना, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन इंडिया। तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे बता रखा है, पूरा का पूरा देख लो आप, है ना। हम देख लेते हैं हम आगे चल के उड़ान स्कीम के बारे में देखेंगे, उड़े देश का आम नागरिक। तो अभी 5 साल उड़ान स्कीम को कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए स्कीम थी, और एयर कनेक्टिविटी को अफोर्डेबल बनाने के रिगार्डिंग ये था। और इट वाज फॉर्मुलेटेड बेसिस ऑन द रिव्यू ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी NCAP जो 2016 थी, उसकी बेसिस पे, है ना। इसको फिर क्या किया है, स्टार्ट किया गया इस तरह से इस स्कीम को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डेजिग्नेट किया गया था इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे, और रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है विद वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम थ्रू ए लेवी ऑन द सर्टेन डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह। एंड RCS उड़ान was awarded Prime Minister's Award for Excellence in the Public Administration under the Innovation category for year 2020। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उड़ान क्रिएटेड ए फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नीड टू लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ लाइफ टाइम उड़ान वगैरह, ये सभी बातें यहाँ पे हैं, देख लेनी है। कृषि उड़ान एंड इंटरनेशनल उड़ान रूट्स
फॉर NER2 नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, है ना। अब देखते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल जो रोड ट्रैफिक ऑफ 1949, जिसे जिनेवा कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बता रखा है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के रिगार्डिंग है अक्रॉस कंट्री इन द एडेरेंस टू कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ द इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक बाई एस्टेब्लिशिंग सर्टेन यूनिफॉर्म रूल्स अमॉन्ग द जो कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टीज है उनके अमॉन्ग में, है ना। अब हम देखते हैं 3.9.13 टॉपिक अमेंडमेंट इन इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016। तो इनके अंदर ये हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लग नहीं रहा है, तो फिर भी देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो राइट टू वे क्या है? टेलीकम्युनिकेशन जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो राइट टू वे वो यूज करते हैं राइट टू वे टू बिल्ड फिजिकल जो उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टावर्स वगैरह जो लगाते हैं काइंड ऑफ उसमें, है ना। तो उसमें कुल मिला के जो अमेंडमेंट्स इन रूल्स के अंदर किया गया है, तो इससे क्या होगा कि रैपिड एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन हो पाएगा टेलीकॉम नेटवर्क्स का। एंड अभी आपको पता है कि 5G रोल आउट होने वाला है, 5G का कभी चल रही हैं बातें। तो न्यू 5G रो एप्लीकेशन फॉर्म एंड गति शक्ति संचार पोर्टल वाज लॉन्च ऑन द इनेबल फास्टर 5G रोल आउट। तो ये सभी चीज़ें फैसिलिटेट करेंगे एक तरह से इस रोल आउट को पूरे को ना। तो ये इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, ठीक है। तो इसको देख लेना है। पोर्टल विल बी सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ऑल टेलीकॉम रिलेटेड ROW एप्लीकेशंस। अब देखते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन निपम। ये क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन निपम है क्या? तो रिसेंटली निपम हैज अचीव इट्स टारगेट ऑफ इम्पार्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग टू 1 मिलियन स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो 10 लाख स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन और ये अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड कर दी गई है। निपम इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू इम्पार्ट IP, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस एंड द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पैटेंट्स एंड डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ निपम क्या रहे हैं? द पैन इंडिया एम्बिशियस मिशन एम टू प्रोवाइड द अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स राइट्स टू 1 मिलियन स्टूडेंट। वो पहले भी हमने बात कर ली है। इट एम्स टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द स्टूडेंट्स ऑफ द 8 to 12 क्लास के अंदर। और ये सारे इसके टारगेट्स रहे हैं। बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पे चली है। एंड ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है। क्रिएशन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत बाई रेजिंग IP अवेयरनेस को बढ़ा के आत्मनिर्भर भारत को सिक्योर करना है, ये सभी बात चल रही है। वर्क फ्रॉम होम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स हैज़ नोटिफाइड न्यू रूल्स 14A फॉर वर्क फ्रॉम होम इन द SEG रूल्स 2006 which provide the AWS for a certain category of the employees including the employees of ITs जो हैं SEG units and temporarily incapacitated who are working off site। तो ये सभी बातें यहाँ पे बोली गई है। अंडर द न्यू नॉर्म्स ए कंपनी whose 50% or less employees out for WH can flexibly use this facility without submitting the attendance record with the SEG Development Commissioner। New provisions of deemed approval of WFH proposals within 15 days of submission in case of the no communication by commissioner wife। ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है 3.9.16 जो है उसमें हम देखेंगे मून लाइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो मून लाइट क्या है? मून लाइट का मतलब होता है कि परस्यूइंग मोर देन वन जॉब, एक से ज़्यादा काम करना एट ए टाइम विदाउट द अवेयरनेस ऑफ मेन एम्प्लॉयर। जो मेन एम्प्लॉयर है उसकी अवेयरनेस के बिना एक से ज़्यादा काम करना, ये मून लाइट बोली जाती है। तो यहाँ पे अभी ये काफ़ी चल रही है क्योंकि कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम वगैरह मिल गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये काफ़ी फीजिबल हो गया, तो काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो यही मून लाइटिंग होती है। रिमोट वर्किंग हैज़ हेल्प एम्प्लॉयज़ टेक अप दिस ऑप्शन। इट प्रोवाइड्स पीपल विद हाई स्किल्स टू डू साइड गिग। तो जिनके पास स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो साथ में भी काम कर सकते हैं, दूसरा भी, है ना। तो ये दिस प्रोवाइड्स पीपल विद हाई स्किल्स टू डू साइड गिग, तो साइड गिग कर सकते हैं वो। और गिग इकोनॉमी का मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है। अब देखते हैं कैंटिलन इफेक्ट। कैंटिलन इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे जैसे चेंज इन द मनी सप्लाई होती है तो इससे क्या होता है, मनी, ये कैंटिलन इफेक्ट क्या है कि मनी सप्लाई जब चेंज होती है तो इकोनॉमिक कॉजेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग पावर अमंग द पीपल। तो परचेजिंग पावर जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों के बीच में, और इससे क्या होता है, ये डिस्टर्ब करता है प्राइस एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज को। एंड मिस अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, इसमें मिस अलोकेशन ऑफ होता है स्केर्स रिसोर्सेज का। एंड तो ये कुल मिला के आपको कैंटिलन इफेक्ट के बारे में इतना सा जानना है कि जब क्या होता है, मनी सप्लाई के अंदर चेंज होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है परचेजिंग पावर का, ऐसे में जो प्राइसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इससे रेयर जो शॉर्टेज हैं उनका मिस एलोकेशन होता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, और ज़्यादा इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे बता रखा है कि हालांकि मनी जो होती है लार्जली बीन कंसिडर्ड बी न्यूट्रल बाई इकोनॉमिस्ट टुडे, है ना। तो न्यूट्रल समझा जाता है इसको एक तरह से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके द्वारा आजकल, इन द सेंस दैट चेंज इन इट्स सप्लाई हैव नो रियल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी।
तो ये कहाँ से आया है, ये जो आपका कैंटिलन इफेक्ट है, इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हो। अब देखते हैं वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो बनाया गया है। तो अभी गोल्डन जॉइंट कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द ओवर आर्क डेक ऑफ, तो ये क्या है, एक तरीके का ओवर आर्क डेक ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, चिनाब रिवर के ऊपर इनॉग्रेटेड किया गया है, ठीक है। और 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये, एंड लोकेटेड 359 मीटर्स अबव चिनाब रिवर बेड, चिनाब की रिवर बेड से 359 मीटर की ऊंचाई पे है ये, एंड 30 मीटर्स हायर देन आईफल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है ये। तो ये क्या करेगा, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसकी, कश्मीर की, एंड एक क्या करेगा, क्रूशियल लिंक की तरह काम करेगा कटरा और किसके बीच में, बनिहाल के बीच में। और ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला सेक्शन ऑफ कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये सब कुछ है वर्ल्ड्स के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में, जो कि चिनाब रिवर पे बनाया गया है, चिनाब ब्रिज, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया चिनाब ब्रिज 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, 359 मीटर के अबव है चिनाब की जो रिवर है उसके रिवर बेड से, और 30 मीटर ज़्यादा ऊंचा है ये आईफल टावर से भी। तो इसी के साथ इकोनॉमी का सेक्शन भी आज हमारा कवर होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सिक्योरिटी वाले सेक्शन के साथ। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।